हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन विद एचएम में। तो फ्रेंड्स, आज अपन एनसीईआरटी क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर फर्स्ट, जैसे लिख रखा है कक्षा 11 रसायन भाग 1 अध्याय 1 रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज इसका क्या है, भाग 1 है। देखिए, कक्षा 11 रसायन के अध्याय नंबर 1 को शुरू कर रहे हैं और यहाँ से आपका केमिस्ट्री का जो सफ़र है वो भी स्टार्ट हो रहा है। केमिस्ट्री का सफ़र स्टार्ट हो रहा है। क्लास 10th में अपन जो केमिस्ट्री पढ़कर आए हैं उसके डीप में अपन अब जाने वाले हैं। तो इसलिए अभी आपको कक्षा 11 की केमिस्ट्री के विषय में कुछ भी नहीं पता है ऐसा मानकर मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसलिए आपको कक्षा 11 केमिस्ट्री जो रसायन विज्ञान है उसके विषय में हर एक बात, छोटी से छोटी बात पता होनी चाहिए। जब तक आपको छोटी से छोटी बात पता नहीं होगी तब तक आप केमिस्ट्री में बड़ी से बड़ी बात को जानने में असमर्थ रहेंगे। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? मैं बोल रहा हूँ, जब तक आपको इकाई पता नहीं होगी कि रसायन विज्ञान कहते किसे हैं, रसायन विज्ञान में होता क्या है, तब तक आप रसायन विज्ञान के जो तमाम ऊंचे, जो कठिन कहे जाने वाले विषय हैं, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नामक बहुत इसमें प्रचलित है, उसको आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए अपन को छोटी से छोटी बात को पता लगाना है। ठीक है, तो इसलिए ही जो एनसीईआरटी है उसने रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं नामक एक चैप्टर रखा है। मैं आपको एनसीईआरटी के बिंदु बिंदु शब्द को पढ़ाऊंगा, यानी एक एक शब्द को पढ़ाऊंगा, उसी के हिसाब से अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बिल्कुल भी अपन इस प्रकार से नहीं पढ़ेंगे कि भाई नोट्स से, है ना। नोट्स तो अपन बनाएंगे ही। सबसे पहले क्या करेंगे, एनसीईआरटी की जो पुस्तक है उसमें जो टेक्स्ट लिखा है, क्योंकि प्रश्न वहीं से ही आते हैं। जहां से प्रश्न आएंगे, आप ही लगाइए दिमाग, जहां से प्रश्न आएंगे वही तो अपन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो उसी चीज को कंप्लीट करने के लिए अपन एनसीईआरटी जो बुक है आपके पास, उसको, उसके एक एक शब्द को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे, उसको रीड करेंगे और जहां इंपॉर्टेंट बात आएगी वहां आप नोट करेंगे और मैं आपको एक एक शब्द का मतलब बताऊंगा। ठीक है, ये तो हुई पहली बात। अब नोट्स आपको किस प्रकार से मिलेंगे? नोट्स आपको इस प्रकार से मिलेंगे जब आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, जब मैं आपको पढ़ा दूंगा पूरा तो लास्ट में आपके नोट्स आपके सामने प्रिपेयर्ड आपको मिल जाएंगे, तो आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले, अगर आप एनसीईआरटी बुक आपके पास रखी है तो बहुत अच्छी बात है, निकाल लीजिए उसका अध्याय नंबर 1 रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, प्रश्न नंबर 1 निकाल लीजिए और वहां से स्टार्ट करिए। और अगर नहीं है आपके पास पाठ्य पुस्तक एनसीईआरटी की तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपके समक्ष, आपके सामने आपको दिखेगी पाठ्य पुस्तक, आप बस रीड करते जाइए। ठीक है, बात करेंगे, स्टार्ट करेंगे आज के अध्याय को। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने सभी मित्रों के साथ, सभी मित्रगण जो हैं उनके साथ आप शेयर करेंगे वीडियो को, ताकि अपन आगे बढ़ सकें। और कमेंट करके जरूर बताएं आज का जो लेक्चर है आपको कैसा लगा है। ठीक, चलिए। रसायन अध्याय 1 रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। इसको प्रारंभ करने से पूर्व, आज इंट्रोडक्शन लेक्चर है तो मैं इस विषय जो रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं अध्याय 1 है उसके विषय में आपको कुछ बताऊंगा। तो विषय सूची सबसे पहले अपन देख लेते हैं इसकी, यानी इस चैप्टर में अपन को क्या पढ़ना है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है 10 टॉपिक है मेरे पास। पहला है रसायन विज्ञान का महत्व। अपन रसायन विज्ञान का महत्व समझेंगे सबसे पहले। ठीक है, फिर दूसरी बात समझेंगे द्रव्य की प्रकृति, फिर तीसरी बात समझेंगे द्रव्य के गुणधर्म और उनका मापन, चौथा बिंदु होगा मापन में अनिश्चितता, पांचवा बिंदु होगा रासायनिक संयोजन के नियम। यह वह बिंदु हैं जिन पर अपन आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, परमाणु द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान, ठीक, मूल संकल्पना और मूलर द्रव्यमान, बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कक्षा 11 का। इसके माध्यम से आप विभिन्न प्रकार की जो समस्या है उनका समाधान कर पाएंगे। प्रतिशत संगठन और स्टाइकोमेट्री और स्टाइकोमेट्रिक परिकलन। ठीक है, ये 10 टॉपिक हैं रसायन विज्ञान के अध्याय नंबर 1 के। ठीक है, अब
सबसे पहले हम यही चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणा ही क्यों पढ़ रहे हैं, क्या उद्देश्य है इस चैप्टर को पढ़ने का। तो उद्देश्य जब अपने माइंड में स्पष्ट हो जाता है, जब किसी चीज को अपन क्यों कर रहे हैं, ये प्रश्न जब अपने दिमाग में आता है कि भाई हम क्यों कर रहे हैं इस चीज को, क्या उद्देश्य है इस चीज को करने का, तो वो जब उद्देश्य अपने दिमाग में क्लियर हो जाता है तो उस चीज को करने में अपन को एक अलग ही तरह का आनंद प्राप्त होता है। तो उसी प्रकार से एनसीईआरटी ने इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जाना, तो वो उसने यहाँ पर उद्देश्य नामक जो टॉपिक होता है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, वो लिख रखा है। यानी रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं जब आप पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे, होल चैप्टर एक एक कंसेप्ट को समझ लेंगे, तो आप क्या कर पाएंगे, इस रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाओं का किस प्रकार से प्रयोग कर पाएंगे, क्या क्या सीख पाएंगे आप इस चैप्टर से, वो देखते हैं। देखिए, पहली बात जो आप सीखेंगे वो क्या होगी कि रसायन विज्ञान में भारत के योगदान का मूल्यांकन कर सकेंगे और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में रसायन विज्ञान के महत्व को समझ सकेंगे। पहला जो बिंदु होगा जो आप समझेंगे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, वो होगा कि आप रसायन विज्ञान में भारत के योगदान का मूल्यांकन कर पाएंगे। यानी आप समझ पाएंगे कि भारत में वो जो भारत है उसने रसायन विज्ञान के क्षेत्र में कितना बड़ा कार्य किया है। ठीक है, फिर आप समझ पाएंगे कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आप रसायन विज्ञान के महत्व को समझ सकेंगे। जीवन के विभिन्न क्षेत्र से तात्पर्य है कि भाई आप अपनी गृहस्थ के जीवन में पा पाएंगे, आप बालक के जीवन में पा पाएंगे, आप यदि कोई वृद्ध अवस्था में है और उसकी तबीयत खराब हो जाती है तो वहां पर उसको क्या दिया जाता है, उसमें रसायन विज्ञान का क्या महत्व है। वहां पर अपन दवाइयां देते हैं, तो दवाइयां किससे प्रेरित हैं, रसायन विज्ञान से ही प्रेरित हैं। जिसको रसायन विज्ञान का ज्ञान था उसने उसके आधार पर उन मेडिसिन्स को बनाया। ठीक है, तो इस प्रकार के आप मूल्यांकन कर पाएंगे, आप महत्व को समझ पाएंगे कि रसायन विज्ञान नहीं होता तो आज हमारे देश का क्या होता है ना, आज विश्व का क्या हालत होती यदि रसायन विज्ञान नहीं होता। तो ऐसी छोटी छोटी बातों को आप समझ पाएंगे। दूसरी बात आप समझेंगे, द्रव्य की 3 अवस्थाओं के अभिलक्षणों की व्याख्या कर सकेंगे। द्रव्य जो होते हैं, द्रव्य यानी क्या होते हैं, मैटर जो होते हैं, उसकी 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। इनको समझ पाएंगे आप अच्छी तरीके से। तीसरा बिंदु, पदार्थों को तत्वों, यौगिकों और मिश्रणों में वर्गीकृत कर सकेंगे। पदार्थ जो होते हैं जैसे फोन, लैंप, लैपटॉप, कीबोर्ड, बोर्ड, ये जितने भी होते हैं ये पदार्थ होते हैं। इनको आप तत्वों यानी एलिमेंट्स, यौगिक यानी कंपाउंड, मिश्रण यानी मिक्सचर में वर्गीकृत कर पाएंगे। फिर आप सीखेंगे कि वैज्ञानिक संकेतन का प्रयोग कर सकेंगे और सार्थक अंक निर्धारित कर सकेंगे। यह आपका फिजिक्स में भी है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ही अपन चर्चा करेंगे इसकी, बाकी अपन देखेंगे। फिर परिशुद्धता और यथार्थता में भिन्नता स्पष्ट कर सकेंगे कि परिशुद्धता क्या होती है और यथार्थता कैसी हो रही है। परिशुद्धता यानी प्योरिटी और यथार्थता यानी एज इट इज, यानी जो जैसी है वो वैसी ही। समझेंगे आगे। फिर आगे आप समझ पाएंगे ऐसा ही आधार मात्रकों को परिभाषित कर सकेंगे, और लिख रखा है, और भौतिक राशियों के मात्रकों को एक प्रणाली से दूसरी प्रणाली में रूपांतरित कर सकेंगे। जैसे कि अपन कुछ राशियां जानते हैं, जैसे कि किलोग्राम, ग्राम, है ना, किलोग्राम को आप ग्राम में चेंज करते हैं, तो ये एक प्रणाली से, किलोग्राम की प्रणाली से दूसरी प्रणाली में चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार के अपन केमिस्ट्री में भी कुछ मात्रक होंगे, उसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। और क्या सीखेंगे, देखें, रासायनिक संयोजन के विभिन्न नियमों की व्याख्या कर सकेंगे। ठीक, परमाणु द्रव्यमान, औसत परमाणु द्रव्यमान, अणु द्रव्यमान और सूत्र द्रव्यमान की सार्थकता बता सकेंगे। मोल और मोलर द्रव्यमान पदों का वर्णन कर सकेंगे। एक एक बात को ध्यान से समझना है इसकी। किसी यौगिक के संगठक तत्वों का द्रव्यमान प्रतिशत परिकलित कर सकेंगे। अच्छा, संगठक मतलब क्या होता है, जुड़ने वाले, ठीक ना, किसी यौगिक के जुड़ने वाले तत्वों का, यानी वो जो यौगिक बन रहा है वो कौन कौन से तत्वों से मिलकर बन रहा है। यानी संगठक मतलब क्या होता है, जुड़ना। ठीक है, जिसे अपन इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिशन। ठीक है, दिए गए प्रायोगिक आंकड़ों से किसी यौगिक के लिए मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र निर्धारित कर सकेंगे, बेहद इंपॉर्टेंट। स्टोइकियोमेट्रिक गणनाएं कर सकेंगे। ये सारी बातें अपन सीख जाएंगे जब अपन रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं पढ़ लेंगे।
ठीक है, इन सारी बातों को अपन समझ पाएंगे। और अगर आपने पढ़ लिया रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं अध्याय 1 और इनमें से आपको कोई चीज नहीं आती है तो इसका मतलब आपका जो अध्याय नंबर 1 है वो थोड़ा इनकम्प्लीट है, उसको पुनः एक बार पढ़ने की आवश्यकता है। शुरू करते हैं अपने अध्याय नंबर 1 को। चलिए, तो अध्याय नंबर 1 को जब आप शुरू करते हैं तो आपकी पाठ्य पुस्तक में सबसे पहला जो पन्ना आपको नजर आता है उसमें एक टेक्स्ट लिखा है जो है रोअल्ड हॉफमैन का। वो क्या कहते हैं रसायन विज्ञान के विषय में, उसको देखते हैं। रसायन विज्ञान अणुओं और उनके रूपांतरण का विज्ञान है। हॉफमैन कहते हैं कि रसायन विज्ञान अणुओं और उनके रूपांतरण का विज्ञान है। अणु जानते हैं आप, पहला होता है पदार्थ का सबसे छोटा रूप होता है परमाणु, उससे बड़ा होता है अणु, इतना आप पढ़कर आ चुके हैं कक्षा 10 में। फिर उसके बाद होते हैं यौगिक, ठीक है। तो जो हॉफमैन है वो कहते हैं कि रसायन विज्ञान अणुओं और उनके रूपांतरण का विज्ञान है। यह ना केवल 100 तत्वों का विज्ञान है, ये ना केवल 100 तत्वों का विज्ञान नहीं है। जब हॉफमैन के समय में जो तत्व थे वो 100 तत्व थे, इसलिए वो कहते हैं ये न केवल 100 तत्वों का विज्ञान नहीं है, अपितु उनसे निर्मित, उन तत्वों से निर्मित होने वाले असंख्य यानी बहुत से प्रकार के अणुओं का भी विज्ञान है। उसे ही हम रसायन विज्ञान कहते हैं। समझ सकता हूं आपके लिए फर्स्ट अटेम्प्ट है और थोड़ा परिभाषा को समझने में दिक्कत आ रही होगी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ये परिभाषा तो कुछ नहीं है। आगे आप बढ़ेंगे तो आपके लिए चीजें इतनी सरल हो जाएंगी तो आप समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। एक एक बिंदु को समझेंगे। चलिए अब आप स्टार्ट कर सकते हैं रीडिंग करना। पहली बात, विज्ञान को मानव द्वारा प्रकृति को समझने और उसका वर्णन करने के लिए ज्ञान को व्यवस्थित करने के निरंतर प्रयास के रूप में देखा जा सकता है। विज्ञान के विषय में बताया जा रहा है, बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है कि विज्ञान को मानव द्वारा प्रकृति को समझने और उसका वर्णन करने के लिए ज्ञान को व्यवस्थित करने के निरंतर प्रयास के रूप में देखा जा सकता है। यानी विज्ञान क्या है, जब मानव प्रकृति को समझने यानी नेचर जो है अपनी, उसको समझने और उसका वर्णन करने के लिए ज्ञान इकट्ठा करता है और उस ज्ञान को व्यवस्थित अरेंजमेंट करता है और उस अरेंजमेंट को वो निरंतर प्रयास करता रहता है, तो इसी व्यवस्था को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। आगे लिख रखा है, आपने अपनी पिछली कक्षाओं में जाना कि हम प्रतिदिन प्रकृति में उपस्थित विभिन्न पदार्थों और उनमें परिवर्तनों को देखते हैं। आपने अपनी पिछली कक्षाओं में यानी कक्षा 9-10 में जाना होगा कि हम प्रतिदिन प्रकृति में यानी जो अपनी नेचर है उसमें उपस्थित विभिन्न पदार्थों और उनमें परिवर्तनों को देखते हैं। जैसे दूध से दही बनना, लंबे समय तक गन्ने के रस को रखने पर उससे सिरका बनना और लोहे में जंग लगना परिवर्तनों के कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिन्हें हम बहुत बार देखते हैं। आपने देखा ही होगा दूध से दही बनना, ये एक पदार्थ और उसमें परिवर्तनों को देखा है ना। एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में परिवर्तित हो रहा है। लंबे समय तक जब अपन गन्ने के रस को छोड़ देते हैं तो वो सिरका बन जाता है। लोहे पर अगर आप ऐसे उसको प्रकृति में छोड़ देंगे, नेचर में छोड़ देंगे तो उस पर जंग लग जाता है। ये कुछ उदाहरण है, ठीक है। आगे लिख रखा है, सुविधा के लिए विज्ञान को विभिन्न शाखाओं जैसे रसायन, भौतिकी, जीव विज्ञान, भूविज्ञान आदि में वर्गीकृत किया गया है ना। विज्ञान में बहुत सारी, क्योंकि नेचर प्रकृति जो है वो किसी एक चीज पर डिपेंड नहीं है, प्रकृति बहुत सी बातों को समझाती है। तो उसको समझने के लिए, उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अपन को बहुत सारा ज्ञान इकट्ठा हो गया था। तो अपन को क्या करना था, उस विज्ञान को, विज्ञान मतलब होता है विशेष ज्ञान, उस विज्ञान को बांटना था, अलग अलग भागों में बांटना था। अगर जब हम किसी चीज को अलग अलग टुकड़ों में बांट देते हैं और तब जाकर उसकी स्टडी करते हैं, उसको समझते हैं, तो चीजें बहुत आसान हो जाती है समझने के लिए। इसलिए जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने भी यही करा, उन्होंने क्या किया कि विज्ञान को अलग अलग शाखाओं में बांट दिया। जैसे रसायन विज्ञान की शाखा बांट दी, भौतिकी की शाखा बांट दी, जीव विज्ञान की शाखा बांट दी, भूविज्ञान की शाखा बांट दी, इस शाखाओं में वर्गीकृत कर दिया। विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के संश्लेषण संगठन, संश्लेषण मतलब होता है सिंथेसिस, इंग्लिश में कहते हैं, और इसका मतलब होता है जोड़ना, और संगठन मतलब भी क्या होता है, जोड़ना है। तो लिख रखा है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के संश्लेषण संगठन, गुणधर्म
और गुणधर्म यानी होती प्रॉपर्टीज और अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है रसायन कहलाती है, यानी रसायन विज्ञान कहलाता है। रसायन विज्ञान क्या कहलाता है? विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के संश्लेषण, संगठन, गुणधर्म और अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। यानी रसायन विज्ञान में क्या क्या होता है? जो पदार्थ होते हैं उनके जुड़ने का अध्ययन किया जाता है, पदार्थ के गुणधर्म यानी प्रॉपर्टीज का अध्ययन किया जाता है, और पदार्थ दूसरे पदार्थ से जो रिएक्शन करते हैं यानी अभिक्रिया करते हैं उनका जब अपन अध्ययन करते हैं, उन पर जब अपन स्टडी करते हैं तो वो स्टडी क्या कहलाती है? रसायन विज्ञान कहलाती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, भूमिका समझ में आई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है टॉपिक रसायन विज्ञान का विकास, कि रसायन विज्ञान का विकास हुआ कैसे। आप भी इच्छुक होंगे क्योंकि आप कक्षा 11 के छात्र हैं, आपको उत्सुक होना बिल्कुल संभव है ना। तो रसायन विज्ञान का विकास हुआ कैसे, ये प्रश्न उठना चाहिए, है ना। रसायन विज्ञान बनी कैसे, क्या हुआ था जो रसायन विज्ञान की आवश्यकता पड़ी, तो इसको समझते हैं। लिखा है रसायन जैसा आज हम इसे समझते हैं बहुत पुराना विज्ञान नहीं है, ये बहुत पुराना विज्ञान नहीं है। ठीक है, रसायन का अध्ययन केवल इसके ज्ञान के लिए नहीं किया गया। जो रसायन विज्ञान है उसका अध्ययन केवल इसके ज्ञान के लिए नहीं किया गया, अपितु यह दो रोचक वस्तुओं की खोज के कारण उभरा, है ना। ये दो रोचक वस्तुओं की खोज के कारण उभरा। मतलब रसायन विज्ञान सिर्फ ऐसा नहीं कि भाई हमारे को ज्ञान चाहिए था इसलिए हमने रसायन विज्ञान को बढ़ाया, यानी उसकी खोज करी, इसके कारण नहीं। उसकी खोज, रसायन विज्ञान की खोज किस दो बातों के कारण हुई। वो कौन सी थी? पहली बात ये थी कि पारस पत्थर जो लोहे और तांबे जैसी धातुओं को सोने में बदल सकता हो, और दूसरी वस्तु अमृत, जिससे अमृतत्व प्राप्त हो जाए। यानी दो रोचक कारणों के कारण, दो रोचक वस्तुओं की खोज के कारण उभरा कौन? रसायन विज्ञान। पहली बात थी कि एक पारस पत्थर होता है, उसके बारे में एक धारणा है कि पारस पत्थर जो होता है वो लोहे और तांबे जैसी जो धातुएं होती हैं उनको सोने में बदल देता है, यानी गोल्ड में बदल देता है। तो ये चीज कैसे होती है? कैसे एक पत्थर दूसरे जो पदार्थ है, जैसे धातु है लोहा और तांबा, उसको सोने में बदल देता है, ऐसा कैसे हो सकता है? और दूसरी बात ये थी कि अमृत जो होता है वो अमृतत्व प्राप्त हो जाता है, उसको पीकर क्या हो जाता है? अमृतत्व प्राप्त हो जाता है। ये कैसे हुआ? तो इसका कारण जानने के लिए ही रसायन विज्ञान जो था उसका विकास हुआ। अब देखते हैं धीरे धीरे भारत है, भारत के विषय में भारत ने रसायन विज्ञान के क्षेत्र में कितना कार्य करा उसको पढ़ते हैं। देखिए लिख रखा है, पुरातन भारत में लोगों को आधुनिक विज्ञान के उभरने से बहुत पहले से अनेकों वैज्ञानिक तथ्यों की जानकारी थी। पुरातन भारत यानी पुराने भारत में लोगों को आधुनिक विज्ञान के उभरने से बहुत पहले से अनेकों वैज्ञानिक तथ्यों की जानकारी थी। यानी ये लाइन बता रही है कि आज की जो आधुनिक विज्ञान है ना, वो तो अब जाके विकसित हुई है, आधुनिक विज्ञान अब बनी है। लेकिन जो पुराना भारत था, अपना जो प्राचीनतम भारत था, उसको आज का जो विज्ञान है उसकी जानकारी आज से बहुत 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 पहले ही जानकारी थी। जो आज का रसायन विज्ञान है उसकी जानकारी उनको बहुत 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 समय पहले से ही थी। ठीक है, वो कैसे देखेंगे। वह उस ज्ञान का उपयोग जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में करते थे, और इसका उदाहरण हमारे को मिलता है कि जो अपना भारत है, भारत के जो पुरातन लोग, प्राचीनतम लोग थे, वो उस ज्ञान का, जो रसायन विज्ञान का जो ज्ञान था, उसका उपयोग अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में करते थे। रसायन का विकास प्रमुखतः 1300 से 1600 सीई में कीमिया और औषध रसायन के रूप में हुआ। वैसे माना जाता है कि रसायन विज्ञान का जो मोटे मोटे तौर पर जो विकास हुआ वो 1300 से लेकर 1600 सीई में किसके रूप में हुआ? कीमिया और औषध रसायन के रूप में हुआ। अब यहाँ पर दो शब्द आ रहे हैं मेरे पास। कौन कौन से शब्द आ रहे हैं भाई? एक तो आ रहा है सीई, मेरे लिए जो सीई शब्द है वो नया है, और एक शब्द है कीमिया, ये शब्द नए हैं मेरे पास। तो यहाँ पर सीई का मतलब समझिए आप। सीई जो शब्द है वो है समय को दर्शा रहा है, वर्ष के किसी एक समय को दर्शा रहा है।
हमने अभी तक सुना है एडी और बीडी, ठीक है, एडी सुना है अपन ने और बीसी सुना है, ठीक है, एडी और बीसी सुना है ना। तो ये सीई कहां से आ गया? सीई मतलब होता है कॉमन एरा। सीई का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉमन एरा, जिसको हिंदी में अपन कहते हैं आम युग। एरा मतलब होता है युग, कॉमन मतलब होता है आम, यानी आम युग। इसका मतलब क्या होता है कि सीई जो है वो एडी आप जानते हैं, देखिए मैं लिख के बताता हूं आपको, तब आपको थोड़ा और समझ में आएगा। अभी तक अपन क्या जानते थे? एडी जानते थे, ठीक है, एक एडी था अपने पास, एक बीसी था। तो ये सीई कहां से आया? ठीक है, ये जो सीई का कहानी है वो क्या होता है? अच्छा, एडी तो आप जानते हैं ना, मतलब क्या होता है? आफ्टर क्राइस्ट, जो आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद। और बीसी मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय। एडी मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो समय, वो एडी के नाम से जाना जाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अभी अगर मैं बोलूं तो अभी क्या चल रहा है? एडी 2021। अभी क्या चल रहा है? एडी 2021 चल रहा है अभी, ठीक है। ये होता है एडी का मतलब। बीसी यानी बिफोर बोर्न क्राइस्ट, यानी क्राइस्ट के जन्म से पहले का जो समय था वो बीसी कहलाता है। लेकिन जो सीई है वो क्या है? अब सीई जो होता है वो एडी और बीसी के बीच का समय होता है, जो आम युग कहलाता है ना। तो इसमें क्या होता है, इसको अपन एडी का जो होता है, सीई जो है इसको अपन कॉमन एरा कहते हैं। सीई एडी का एक विकल्प होता है। अगर अपन एडी 2021 लिखते हैं तो भी सही है, अगर अपन इसको 2021 सीई लिख दें तो भी गलत नहीं होगा, ये भी सही है। अपन इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी 1300 से 1600 सीई ना लिखकर अपन एडी भी लिख दें तो भी वही हो सकता है। तो यहाँ पर अपन को इसके अंदर ज्यादा जाना नहीं है। लिख रखा है रसायन विकास, देखेंगे, देखिए समझिए। रसायन का विकास प्रमुखतः 1300 से 1600 सीई में कीमिया क्या होता है भाई? एल्कीमी, यहाँ ब्रैकेट में लिख रखा है एल्कीमी। कीमिया देखिए मैं आपको समझाना चाहूंगा। रसायन विज्ञान के बोल रखा है रसायन का विकास प्रमुखतः 1300 से 1600 सीई में कीमिया और औषध रसायन के रूप में हुआ। यानी रसायन विज्ञान दो रूपों में आगे बढ़ा, यानी दो रूपों में इसका क्या हुआ? विकास हुआ। वो दो रूप कौन से थे? एक तो कीमिया विज्ञान और एक था औषध रसायन। एक था कीमिया रसायन और दूसरा था औषध रसायन। कीमिया रसायन क्या होता है? कीमिया मतलब होता है एल्कीमी, यानी इसको अपन इंग्लिश में कहें तो एल्कीमी होता है इसका मतलब, ठीक है। जिसका मतलब ये प्रक्रिया होती है, जिस प्रकार से औषध रसायन होता है, औषध रसायन में अपन मेडिसिन की चीजें यानी दवाइयों के बारे में जानते हैं, उसी प्रकार से कीमिया जो था, कीमिया रसायन, उसमें अपन सोने चांदी बनाने की विधियों के विषय में जानते थे। मतलब सोने और चांदी किस प्रकार से बनते हैं उनकी विधियों के विषय में जानते थे। मतलब इस विधि में क्या होता था कि इसमें अल्कली जो धातु थी, एल्कली जो धातु होती हैं, उनको स्वर्ण में बदलने का प्रयत्न किया जाता था। वही क्या कहलाती थी? कीमिया कहलाती थी। अब एनसीईआरटी की यदि आप थोड़ा सा विस्तृत जानेंगे तो उर्दू वाले जो विद्यार्थी होते हैं, उर्दू वाले विद्यार्थियों की जो पुस्तक होती है रसायन विज्ञान की, वहां पर रसायन विज्ञान नहीं लिखा होता, वहां पर उनकी पाठ्य पुस्तक में क्या लिखा होता है? कीमिया लिखा होता है ना। कीमिया भाग 1, जैसे अपने रसायन विज्ञान भाग 1 होता है, रसायन विज्ञान भाग 2 होता है, वैसे ही उनकी पाठ्य पुस्तक में क्या लिखा होता है? कीमिया भाग 1 और कीमिया भाग 2, इस प्रकार से लिखा होता है। यानी रसायन विज्ञान को अपन क्या कहते हैं? उर्दू भाषा में कीमिया कहते हैं। तो रसायन विज्ञान का प्रमुखतः 1300 से 1600 ईस्वी में कीमिया और औषध रसायन के रूप में विकास हुआ, ठीक है। कीमिया रसायन आप समझ गए, जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है? जिसमें बताएंगे आप किसका अध्ययन किया जाता है? सोने चांदी की वस्तुओं को बनाने का अध्ययन किया जाता है। आगे बढ़ेंगे। आधुनिक रसायन ने 18वीं शताब्दी में यूरोप में कुछ एल्कीमी परंपराओं के पश्चात आकर प्राप्त किया, जो यूरोप में अरबों द्वारा लाई गई थी। आधुनिक रसायन जो है उस मतलब 18वीं शताब्दी में यूरोप जो देश है, कुछ एल्केमी परंपराओं के पश्चात, यानी कुछ एल्केमी परंपरा जैसे सोने और चांदी जो थे, सोना चांदी इनको बनाने की जो विधियां थी, उनके बाद आकर प्राप्त किया, जो यूरोप में अरबों द्वारा लाई गई थी। यानी ये जो कीमिया जो रसायन था वो किसके द्वारा लाया गया था? अरबों द्वारा लाया गया था।
आगे लिख रखा है दूसरी संस्कृतियों विशेषकर चीनी और भारतीय में अपनी अलग एल्केमी परंपराएं थी। यानी कीमिया जो थी, कीमिया रसायन यानी जिसे अपन एल्केमी रसायन भी कहते हैं, ये अलग अलग देशों की अलग अलग थी। जैसे यूरोप की अलग थी, यूरोप की अलग एल्केमी परंपरा थी, एल्केमी रसायन अलग था, यानी वो सोना और चांदी अलग विधियों से बनाते थे। यूरोप अलग विधियों से बनाता था, है ना। अरब अलग विधि से बनाता था, चीन अलग विधि से बनाता था, भारत अलग विधि से बनाता था। तो ये अलग अलग विधियां थी जिनमें रासायनिक प्रक्रम और तकनीक की जानकारी अधिक थी, है ना। आगे बढ़ेंगे, आगे लिख रखा है पुरातन भारत में रसायन को रसायन शास्त्र, रस तंत्र, रस क्रिया अथवा रस विद्या कहा जाता था। भारत में अगर हम भारत के विषय में बात करें तो पुराने जो भारत था उसमें रसायन को क्या कहा जाता था, रसायन शास्त्र कहा जाता, रस तंत्र कहा जाता था, रस क्रिया कहा जाता था और रस विद्या कहा जाता था। ये अपन को किस स्रोत से पता चल रहा है कि ऐसा कहा जाता था? किसी ने आकर तो कहा नहीं अपन को, ये अपन को अपने जो पुरातन ग्रंथ हैं, जो अपने वेद हैं, उपनिषद हैं, उनके अंदर ये लिखा हुआ है, ठीक है। इनमें धातु कर्म, औषध, कांतिवर्धक, कांच, रंजक इत्यादि सम्मिलित थे। मतलब भारत में धातु कर्म यानी धातुओं से जो चीजें बनती हैं उनके विषय में भी पता था। पुरातन यानी पुराने भारत में जो आज अपन धातुओं से चीजें बनाते हैं वो तो आज बनाते हैं, लेकिन पुराने भारत में पहले से ही पता था कि धातुओं से किस प्रकार से चीजें बनती हैं। औषध यानी दवाइयां किस प्रकार से बनती है। कांतिवर्धक, अच्छा कांतिवर्धक का मतलब कौन जानता है? कांतिवर्धक मतलब होता है कॉस्मेटिक, है ना। कॉस्मेटिक होता है कांतिवर्धक मतलब। कॉस्मेटिक आप समझते हो, जैसे कि बहुत सी चीजें अपने कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे लॉरियल है, गार्निक है, गार्नियर का जो डाई आती है, शैम्पू आते हैं, ये सारी चीजें जो है अपने आसपास कॉस्मेटिक हैं। ये आज अपन देखते हैं, लेकिन भारत में ये बहुत पहले ही विकसित हो गई थी ये सारी चीजें। यानी वो जानते थे कि कॉस्मेटिक जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, वो किस प्रकार से बनाए जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे लिख रखा है कांच, रंजक। रंजक मतलब होता है, रंजक मतलब भी होता है जो अपना डाई होती है वो, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, सिंध में मोहनजोदड़ो और पंजाब में हड़प्पा में की गई योजनाबद्ध खुदाई से सिद्ध होता है कि भारत में रसायन के विकास की कहानी बहुत पुरानी है। यानी भारत में रसायन विज्ञान जो था वो बहुत पुराना है। यानी रसायन के विषय में जो चीजें आज की जो दुनिया है, आधुनिक रसायन है वो बनाए हैं, वो सालों पहले ही भारतीय जानते थे उन सब के विषय में। ये किसके कारण पता चलता है? सिंध में मोहनजोदड़ो और पंजाब में हड़प्पा की जब खुदाई की गई तो वहां से जो अवशेष प्राप्त हुए उससे पता चलता है। आगे लिखा है पुरातात्विक परिणामों से पता चलता है कि निर्माण के लिए पक्की ईंटों का उपयोग होता था। पुरातात्विक जो परिणाम है, पुरातात्विक यानी होता है पुराने समय के जो तत्व हैं उनके परिणामों से पता चलता है कि निर्माण के लिए यानी कोई चीज बनानी है, यानी कोई गृह निर्माण यानी घर बनाना है तो उसके लिए पक्की ईंटों का उपयोग किया जाता था। देखिए आप, पक्की ईंटों का उपयोग आज होता है, आधुनिक जो अपना समाज है उसमें होता है, लेकिन पुराने समय में भी जो भारत में, सिर्फ भारत की बात कर रहे हैं, भारत में पक्की ईंटों का उपयोग होता था। ये कैसे हुआ? आगे बढ़ेंगे, जानेंगे इसका कारण। और मिट्टी के बर्तनों का उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाता था। जो मिट्टी के बर्तन थे उनका भी उत्पादन किया जाता था। यानी मिट्टी से किस प्रकार से बर्तन बनाए जाते हैं ये भी रसायन विज्ञान की श्रेणी में आता है, तो इसका भी उपयोग किया जाता था। इसे प्राचीनतम रासायनिक प्रक्रम माना जा सकता है जिसमें वांछनीय गुण प्राप्त करने के लिए पदार्थों को मिलाकर ढाला और अग्नि और द्वारा गर्म किया जाता था। अब यहाँ पर आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रश्न क्या हो सकता है कि प्राचीनतम रासायनिक प्रक्रम क्या है, लिखिए। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? आप लिख सकते हैं पहला पॉइंट डालकर, वह प्रक्रम जिसमें वांछनीय गुण प्राप्त करने के लिए पदार्थों को मिलाकर ढाला यानी मोल्डेल और अग्नि द्वारा गर्म किया जाता है, प्राचीनतम रासायनिक प्रक्रम कहलाता है। इसका मतलब समझिए आप, बहुत सरल मतलब है इसका। मतलब क्या है देखिए, यहां से
प्राचीनतम रासायनिक प्रक्रम माना जाता है जिसमें वांछनीय गुण, पहले तो ये समझिए वांछनीय मतलब क्या होता है। वांछनीय मतलब होता है चाहने योग्य, जैसा अपन चाहे वैसा गुण प्राप्त करने के लिए पदार्थों को मिलाकर, यानी अलग अलग पदार्थों को मिलाकर ढाला। ढाला मतलब समझ रहे ना, ढाला मतलब जैसे मेरे पास कुछ लिक्विड रखा हुआ है ना, अब उसको मैं किसी सांचे में डाल देता हूँ। मान लो जैसे मुझे ईंट बनानी है, तो ईंट किस प्रकार की होती है, क्यूबॉइड जैसी होती है, घनावाकार की होती है। तो एक मैं खांचा लूंगा, एक सांचा लूंगा, उसके अंदर उसको ढाल दूंगा, यानी वो जो लिक्विड था मेरे पास उसके अंदर डाल दूंगा और उसको सुखा दूंगा। और उस जो सूखा हुआ जो मटेरियल मुझे प्रोडक्ट था, उसको जब मैं उस ढांचे में से निकालूंगा, उस सांचे में से निकालूंगा, तो जो प्रोडक्ट मेरे पास आएगा वो क्या कहलाएगा, मेरा वांछनीय गुण होगा। यानी मुझे वांछनीय प्रोडक्ट प्राप्त हुआ, यानी मुझे मेरे चाहने जैसा, मैं जैसा चाहता था कि मुझे स्क्वायर मिले, सर्कल मिले, जैसा भी मिले मुझे, तो उस प्रकार का मुझे मिला। तो ढाला मतलब उसमें डालना, किसी चीज को किसी चीज में ढालना, ठीक है। अग्नि द्वारा गर्म किया जाता है, तो वही क्या कहलाता है, प्राचीनतम रासायनिक प्रक्रम कहलाता है। प्रक्रम यानी क्या होता है, प्रोसेस होता है। आगे बढ़ेंगे, मोहनजोदाड़ो में ग्लेज और अग्नि द्वारा गर्म किया जाता था। क्या लिख रखा है, मोहनजोदाड़ो में ग्लेज और अग्नि द्वारा गर्म किया जाता था। ग्लेज और अग्नि द्वारा, अग्नि तो आप समझ गए, लेकिन एक शब्द यहाँ पर क्या आ रहा है, ग्लेज। जो मोहनजोदाड़ो था, अपन ने देखा ना, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो ये दो ही थे। सिंध में तो क्या था, मोहनजोदाड़ो, और पंजाब में हड़प्पा था। यहाँ पर रसायन विज्ञान की बहुत से अपन को क्या मिली, बहुत सी ऐसी चीजें मिली जिससे अपन को पता चलता है कि रसायन विज्ञान का जो इतिहास है, रसायन विज्ञान की जो कहानी है, वो भारत में बहुत पुरानी है ना। तो मोहनजोदाड़ो में ग्लेज, ग्लेज मतलब क्या होता है, कौन बताएगा। ग्लेज मतलब होता है एक चमकीला पदार्थ जो होता है, उसको चढ़ाना किसी वस्तु पर, उसको कहते हैं अपन ग्लेज। और अग्नि तो आप सब जानते हैं, उसके द्वारा गर्म किया जाता है। आगे लिख रखा है, मोहनजोदाड़ो में ग्लेज किए हुए मिट्टी के बर्तनों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदाड़ो में ग्लेज किए हुए मिट्टी के बर्तनों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, यानी जब अपन कोई मिट्टी का बर्तन होता है, उसको ज्यादा गर्म करते हैं तब वो टूट जाता है, क्रैक हो जाता है। लेकिन एक लिक्विड होता है, जो चमकीला एक लिक्विड होता है, एक चमकीला पदार्थ होता है, जो अपन उसके जो मिट्टी का बर्तन है अगर उस पर लगा दें और फिर उसको गर्म किया जाए बहुत समय तक, तो वो क्या नहीं होता, वो क्रैक नहीं होता, वो टूटता नहीं है। तो वो जो पदार्थ जो मैंने उसको उसके चारों तरफ लेपा, वो क्या कहलाता है, ग्लेज कहलाता है। वो क्या कहलाता है, ग्लेज कहलाता है। तो ऐसे बर्तन हमारे को मिले हैं, कहाँ पर मिले हैं, मोहनजोदाड़ो में। तो इस बात को वो पक्का करते हैं कि रसायन विज्ञान यानी मोहनजोदाड़ो में जो पदार्थ थे उनको किसके द्वारा गर्म किया जाता था, ग्लेज और अग्नि द्वारा गर्म किया जाता था। आगे लिख रखा है, निर्माण कार्य में जिप्सम सीमेंट का उपयोग किया जाता था। जो निर्माण कार्य होता था उसमें जिप्सम सीमेंट का उपयोग किया जाता था। बताइए जिप्सम सीमेंट क्या होती है, जिप्सम मतलब क्या होता है। जिप्सम जिसे अपन हरसॉट भी कहते हैं, है ना, हिंदी में हरसॉट भी कहते हैं। इसका जो सूत्र होता है जिप्सम का, वो क्या होता है, कौन बताएगा, CaSO4.2H2O, है ना। ये जिप्सम का क्या होता है, ये सूत्र होता है जिप्सम का। इसको अपन सेलेनाइड भी कहते हैं। ये इसका क्या प्रयोग होता है, ये भू सुधारक के रूप में प्रयोग में लिया जाता है। भू सुधारक यानी जो भूमि होती है अपनी भूमि को सुधारने में। जैसे यहाँ लिख रखा है, निर्माण कार्य में ही जिप्सम सीमेंट का प्रयोग किया जाता है। यानी आज की जो सीमेंट होती है उसको अपन घर बनाने में इस्तेमाल में लेते हैं, है ना, बड़े बड़े घर उसी से बनते हैं। उसी प्रकार से पुराने भारत में भी जिप्सम सीमेंट का उपयोग किया जाता था। लेकिन जिप्सम का ही प्रयोग क्यों किया जाता था, ये कौन बताएगा। क्योंकि जिप्सम जो होता है ये क्या करता है कि क्षारीय जो भूमि होती है, यानी ऐसी मिट्टी, ऐसी भूमि जिसमें क्षार ज्यादा होता है, उसको सुधारने का कार्य करता है। ठीक है। जिप्सम अम्लीय मृदा में एल्यूमिनियम के हानिकारक जो प्रभाव होते हैं उनको कम करने में काम में लाया जाता है। और सबसे सामान्य यदि जाने तो किसान भाई जो अपने होते हैं, वो अपनी खेती को सुरक्षित रखने के लिए और अच्छे से अच्छे पौधों को विकसित करने के लिए, अपनी खेती को अच्छी तरीके से बढ़ाने के लिए जिप्सम का प्रयोग करते हैं। जिप्सम का उपयोग फसलों में अधिक उपज तथा उनकी गुणवत्ता यानी क्वालिटी बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। ठीक है। आप देख सकते हैं यदि आप कोई किसान हैं
किसान परिवार से बिलोंग करते हैं तो आप जानते होंगे कि आपके जो फादर हैं वो क्या करते हैं, जिप्सम का प्रयोग करते हैं किसमें, अपनी खेती क्वालिटी बढ़ाने के लिए, अपनी खेती की क्वालिटी बढ़ाने के लिए। लिख रखा है जिसमें चूना, यानी जो ये सीमेंट थी, ये जो सीमेंट थी वो किस प्रकार से बनाई जाती थी, चूना, रेत और सूक्ष्म मात्रा में कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 मिलाया गया है। हड़प्पा के लोग, अभी हमने मोहनजोदड़ो की बात करी, मोहनजोदड़ो है उसके अंदर अपन ने बहुत सी बातें देखी, जैसे इसमें जो पदार्थ है वो किसके द्वारा, ग्लेज और अग्नि द्वारा गर्म किया जाता था, ठीक है, ये समझा। आगे लिखा है हड़प्पा के लोग फैंस बनाते थे, जो एक प्रकार का कांच होता है। फैंस क्या होता है, एक प्रकार का कांच होता है जिसका उपयोग आभूषणों में किया जाता है। जिसका उपयोग किस में किया जाता है, आभूषणों में, यानी जो पहनने के जो गहने होते हैं उनमें किया जाता है। वह सीसा, चांदी, सोना और तांबा जैसी धातुओं को पिघलाकर फोर्जन द्वारा विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाते थे। फोर्जन द्वारा, कौन बताएगा भाई फोर्जन क्या होता है, फोर्जन क्या होता है बताएं। फोर्जन मतलब आपको ये जो फोर्जन शब्द है थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन जब आप इसको समझेंगे तो आप बोलेंगे अरे ये तो इसका मतलब तो मुझे पता था। आपने लोहार देखे, लोहार जो लोग होते हैं, जो उनकी एक अलग ही बस्ती होती है, वो क्या करते हैं, लोहा जो होता है उसको पीटते हैं, है ना, तो वो जो काम करते हैं ना वो फोर्जन तकनीक का काम करते हैं। बताइए फोर्जन का मतलब अपन को नहीं पता, लेकिन वो जो लोहार है जिनको अपन समझते हैं वो अनपढ़ है, मतलब गंवार है, ऐसे पड़े रहते हैं, नहाते नहीं है, धोते नहीं है, काले हैं, मतलब इस प्रकार की जो धारणा बनी रहती है वो है, लेकिन फोर्जन तकनीक का वो उपयोग करते हैं और अपन को मतलब भी नहीं पता। तो आपके मन में उत्सुक हो रहे हो गया आपकी फोर्जन मतलब होता क्या है, तो सीधे सीधे शब्दों में देखिए, लोहारों द्वारा लोहे को गर्म करके और पीट कर उसे आवश्यक रूप में बदलने का काम जो होता है वो क्या कहलाता है, फोर्जन कहलाता है। लोहा है मेरे पास, लोहा पड़ा हुआ है, उसको मैंने गर्म करा, उसको मैंने पीटा और पीट कर मैंने कोई अच्छी सी चीज बना दी, जैसे मैंने करची बना दी, है ना, और बहुत सी संडासी बना दी, पात्र बना दिए बहुत सारे। इस प्रकार की जो चीजें होती हैं उन चीजों में रूप को परिवर्तित करना, लोहे से चीजों को बनाना क्या कहलाता है, फोर्जन। यानी फोर्जन एक तकनीक है। तो यहाँ पर भी लिख रखा है वह सीसा, चांदी, सोना और तांबे जैसी धातु को पिघलाकर और फोर्जन द्वारा विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाते थे। तो फोर्जन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, वह तकनीक जिसके माध्यम से जो लोहा होता है उसको गर्म करके पीट कर आवश्यक रूप में जब अपन कोई आवश्यक रूप की जो वस्तुएं बनाते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, फोर्जन कहते हैं। वह टीन और आर्सेनिक मिलाकर शिल्प बनाने के लिए तांबे की कठोरता सुधारते थे। वह टीन मतलब टीन और आर्सेनिक, ये दोनों ही आपने क्लास 10th में थोड़ा पढ़ा होगा पेरियोडिक टेबल के विषय में। 20 तत्वों के विषय में आपको सामान्यतः बताया जाता है, लेकिन वह टीन और आर्सेनिक में मिलाकर, पेरियोडिक टेबल को आप समझेंगे तो टीन जो होता है वो भी एक तत्व है, एक धातु है ना, ये धातु है। इसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है भाई, Sn होता है। क्या सिंबल क्या है इसका, Sn इसका सिंबल होता है, ठीक है, Sn सिंबल होता है इसका। और ये आपको पेरियोडिक टेबल में इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 50 होता है, आप जाकर देख सकते हैं। जो टीन होता है ना, टीन भी होता है। आर्सेनिक का जो सिंबल होता है वो होता है As, है ना, As इसका सिंबल होता है, और ये आपको पेरियोडिक टेबल में 33 परमाणु क्रमांक में मिलेगा। तो ये कोई बाहर की बात नहीं है, डरने की घबराने की बात नहीं है। रसायन विज्ञान में जो अपन को पेरियोडिक टेबल प्राप्त होती है उसी की बात है सारी की सारी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आगे लिख रखा है वह सीसा, चांदी, सोना और तांबे जैसी धातुओं को पिघलाकर फोर्जन द्वारा प्रकार की वस्तु बनाते हैं। वह टीन और आर्सेनिक मिलाकर शिल्प बनाने के लिए तांबे की कठोरता, क्या लिख रखा है, तांबे की कठोरता सुधारते थे, है ना। पूछा जा सकता है तांबे की कठोरता किस प्रकार से सुलझाई जा सकती है, तो यहाँ पर वह टीन और आर्सेनिक मिलाकर शिल्प मतलब कौन बताएगा, शिल्प मतलब क्या होता है, शिल्प मतलब होता है जो मूर्तियां होती है ना, शिल्प वस्तुएं आपने सुना होगा, जो मूर्तियां होती हैं, प्राचीनतम मूर्तियां आपने देखी होगी। तो प्राचीनतम मूर्तियां बनती कैसे हैं, वो इस प्रकार से बनती है। भारत की जो आपने बहुत सारी देखी होंगी, शिव जी की मूर्तियां देखी होंगी, हैं अपने बहुत सारे भगवान है उनकी मूर्तियां देखी होंगी। तो वो मूर्तियां बनाई कैसे, भारत ने वो मूर्तियां बनाई कैसे, उनको रसायन विज्ञान का ज्ञान था। वह टीन और आर्सेनिक मिलाकर क्या करते थे, शिल्प बनाते थे।
और तांबे की जो कठोरता होती थी उसको सुधारते थे। दक्षिण भारत में मस्की यानी 1000 से 900 BCE। अब देखिए एक और नया समय आ गया, CE यानी कॉमन एरा था, अब BCE आ गया, यानी CE से पहले का जो समय होता है वो होता है, ठीक है। तथा उत्तर भारत में हस्तिनापुर और तक्षशिला में कांच की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, ठीक है। दक्षिण भारत में मस्की तथा उत्तर भारत में हस्तिनापुर और तक्षशिला में कांच की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। ये क्या है? ये प्रमाण है, ठीक है, ये प्रमाण है। आगे बढ़ेंगे। कांच और ग्लेज को लिख रखा है, कांच और ग्लेज को रंगने के लिए धातुओं के ऑक्साइड, क्या लिख रखा है? धातुओं के ऑक्साइड मिलाए जाते थे। कांच और ग्लेज को रंगने के लिए किसके ऑक्साइड मिलाए जाते थे? धातुओं के ऑक्साइड मिलाए जाते थे। अब मैंने आपको बताया था ग्लेज क्या होता है। ग्लेज क्या होता है? एक चमकीला पदार्थ होता है जिसको मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उस पर लगाया जाता है, जिससे कि जो मिट्टी के बर्तन हैं उनको ज्यादा ताप पर गर्म किया जा सके, इसलिए उनको क्या किया जाता है? लगाया जाता है। आगे बढ़ेंगे। लिख रखा है भारत में तांबे के धातु कर्म का प्रारंभ उपमहाद्वीप में ताम्र युग के प्रारंभ से शुरू हो गया था। भारत में धातु कर्म का प्रारंभ यानी भारत में जो तांबे से जो चीजें बनाना स्टार्ट हो गई थी वो कब स्टार्ट हो गई थी? ताम्र युग में स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। ताम्र युग क्या होता है? ताम्र युग वह युग जिसमें उपकरण, जो उपकरण होते हैं, औजार होते हैं, हथियार होते हैं के निर्माण में पत्थर के साथ तांबे का भी प्रयोग किया जाता था, इसलिए उस युग को अपन क्या कहते हैं? ताम्र युग या फिर ताम्र पाषाण युग भी कहते हैं, जिसको अपन इंग्लिश में कभी कभी कैथोलिथिक पीरियड भी कह लेते हैं। मतलब आप समझिए इस बात को, अपन ने देखा था अगर अपन आदिवासी तौर पर जाएं तो आदिवासी जो अपना खाना बनाते थे वो एनिमल्स जो होते हैं उनको मारकर बनाते थे। उस समय मैमथ जैसे बड़े बड़े विशाल क्या होते थे? जानवर होते थे, तो उनका शिकार करने के लिए हाथ पर्याप्त नहीं थे, कुछ उनको उपकरण की, औजारों के, हथियार की आवश्यकता होती थी। तो उन्होंने अपना हथियार किससे बनाया था? पत्थर जो होते हैं, पत्थरों से मिलकर बनाया था उन्होंने। लेकिन जैसे जैसे मानव जाति आगे बढ़ती गई तो वो उन्होंने क्या करा? जो धातु होती हैं, तांबे की जो धातुएं होती हैं उनको लिया और पत्थर को लिया, दोनों को मिलाकर उन्होंने हथियार बनाए, औजार बनाए, उपकरण बनाए। तो इस प्रकार जब उन्होंने ये काम स्टार्ट करा तो वहां से लेकर वो जो युग कहलाया वो क्या कहलाया? ताम्र युग कहलाया। तो इसको अपन ताम्र पाषाण युग भी कहते हैं। तो भारत में तांबे के धातु कर्म का प्रारंभ कब से हुआ? उपमहाद्वीप में ताम्र युग के प्रारंभ से हुआ। अनेक पुरातात्विक प्रमाण हैं जिनसे इस मत को बल मिलता है कि तांबे और लोहे के निष्कर्षण की तकनीक भारत में ही विकसित हुई थी। मतलब जो आज अपन देखते हैं कि तांबे और लोहे को मिलाकर बहुत सी चीजों का निर्माण किया जाता है, वो सबसे पहले कहाँ विकसित हुआ था? अपने भारत में ही विकसित हुआ था। तो अब भारत को समझ सकते हैं, भारत कोई छोटे मोटा देश नहीं था, ये पूरा ज्ञान का भंडार था। ये तो सिर्फ एक शाखा है विज्ञान की एक शाखा है रसायन विज्ञान। अगर आप भारत का योगदान भौतिक विज्ञान में देखेंगे और तमाम क्षेत्रों में देखेंगे तो भारत हर एक क्षेत्र में प्रसिद्ध था। हर एक क्षेत्र में जो आज अपन देखते हैं यानी ने उन चीजों को पहले से ही विकसित कर दिया था। भारत की जो महिमा है वो बहुत बड़ी है। हमारे जो भारत के प्राचीनतम लोग थे वो बहुत गुणी थे, यानी बहुत बुद्धिमान थे। तो यहाँ पर लिख रखा है निष्कर्षण शब्द जो है वो थोड़ा आपको परेशान कर सकता है। निष्कर्षण जो शब्द है इसका मतलब होता है एक्सट्रैक्शन। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्सट्रैक्शन कहते हैं। और एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? किसी वस्तु को बाहर निकालने की क्रिया, है ना। मतलब कोई वस्तु है अपने पास, जैसे तांबा है, तांबे में से कुछ वस्तुएं निकलती है, लोहे में से कुछ वस्तुएं अपन यदि बाहर निकालते हैं तो वो जो प्रक्रिया है, वो जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है? एक्सट्रैक्शन कहलाता है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर लूं, आपने समुद्र देखा है? जो समुद्र होता है वो समुद्र के पानी से नमक को निकालना जो होता है वो क्या कहलाता है? निष्कर्षण कहलाता है। समुद्र का जो पानी है वो खारा होता है, उसमें नमक होता है। अब अपन उसको यदि उस नमक को उस पानी में से निकालना चाहें तो वो जो क्रिया कहलाती है वो क्या कहलाती है भाई? निष्कर्षण कहलाती है। क्या कहलाती है? निष्कर्षण कहलाती है। आगे बढ़ेंगे। ऋग्वेद के अनुसार 1000 से 400 BCE में चर्म संस्करण और कपास को रंगने का कार्य होता था। देखिए मैंने बात करी थी वेदों की,
तो वेदों में भी लिख रखा है, ऋग्वेद के अनुसार 1000 से 400 BCE में चर्म संस्करण, चर्म मतलब क्या होता है, स्किन, जो अपनी स्किन होती है, त्वचा होती है, संस्करण यानी उसको सुधारने के कार्य शुरू हो गए थे। यानी मान लीजिए कोई काला व्यक्ति है और उसको गोरा सा होना है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके स्किन पर कोई दाग धब्बे हो गए हैं, उसको हटाना है, तो उसके लिए भी जो दवाइयां बनने लगी थी ऋग्वेद के अनुसार। समय देखिए, आप घबरा जाएंगे, बोले ये चीज कहाँ, जो चीज अपन आज देखते हैं वो चीज भारत में 1000 से 400 BCE यानी क्राइस्ट के तो बहुत जन्म, ईसा मसीह का जन्म जब सोचा भी नहीं जा सकता था ईसा मसीह कौन है, उससे 1000 साल पहले, मतलब इतना पहले जिसकी कोई हद नहीं है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो इतनी पहले चर्म संस्करण और कपास को रखने का कार्य होता था। कपास यानी आप जानते हैं, कपास एक पौधा होता है जिसमें से एक प्लांट होता है जिसमें से रुई जैसा पदार्थ निकलता है, तो कपास को रंगने का कार्य होता था। उत्तर भारत के काली पॉलिश वाले मिट्टी के बर्तनों की सुनहरी चमक को दोहराया नहीं जा सका, और यह अब भी एक रासायनिक रहस्य है। यानी कुछ चीजें तो ऐसी थी कि भारत में इतनी आधुनिक, इतनी मॉडर्न थी पिछले जमाने में, यानी प्राचीनतम समय में यदि मैं बात करूं, वो आज तक उनका रहस्य पता नहीं चल पाया। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दे रखा है, मिट्टी का जो बर्तन होता था उस पर सुनहरी चमक होती थी, है ना, तो वो सुनहरी चमक आती कैसे थी, इसका रहस्य अभी भी रहस्य बनाया गया। रसायन शास्त्र के जो विशेषज्ञ हैं उनको भी ये नहीं मालूम चलता कि ये जो काली पॉलिश वाले जो मिट्टी के बर्तन होते थे उस पे यार ये सुनहरी चमक आती कहाँ से थी, कौन सा पदार्थ उस पे लेपा जाता था, कौन से पदार्थ से वो बनाया जाता था वो मिट्टी का बर्तन, आज तक रसायन जो विशेषज्ञ हैं उनको पता नहीं चल पाया। इन बर्तनों से पता चलता है कि भट्टियों का ताप कितनी दक्षता से नियंत्रित किया जाता था। आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि आज के समय में यदि अपन मिट्टी के बर्तनों को यूज करते हैं तो मिट्टी के बर्तन का बनाया कैसे जाते हैं, वो भट्टियों द्वारा बनाए जाते हैं। मान लीजिए आज अपन प्रीमियम से प्रीमियम जो सबसे महंगा वाला जो भट्टी से बना हुआ जो मिट्टी का बर्तन है उसको लाकर देखें तो उसमें भी इतनी दक्षता मतलब होता है एफिशिएंसी, मतलब उस बर्तन को इतनी परिशुद्धता, इतनी शुद्धता से गर्म नहीं किया जा सकता आज भी, जितनी शुद्धता से हमारे प्राचीनतम ऋग्वेद के अनुसार बता रखा है कि बहुत समय पहले ही क्या कर रखा था, इस प्रकार की जो तकनीक थी उसका उपयोग कर रखा था, जो आज भी संभव नहीं है वर्तमान में इतनी दक्षता से करना। अगर संभव होता तो ये वाली जो बात थी काली पॉलिश वाली, जो मिट्टी के काली पॉलिश वाले बर्तन थे उन पे सुनहरी चमक जो क्यों आती थी इसका मतलब भी पता चल जाता। यानी आज तक भी इतनी दक्षता, यानी दक्षता मतलब समझ रहे होंगे एफिशिएंसी, यानी किसी कार्य को इतनी परिशुद्धता यानी इतने सोच समझ से करना, मतलब इतनी शुद्धता से करना कि वाक्य में कुछ ऐसा परिणाम दिखाई दे जो अदम्य हो। आगे लिख रखा है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, आपने सबने 10वीं कक्षा में कौटिल्य का नाम जरूर सुना होगा, जिनका नाम होता है चाणक्य के अर्थशास्त्र में समुद्र से लवण प्राप्त करने का वर्णन भी मिलता है, यानी समुद्र से नमक प्राप्त करने का भी हमारे को वर्णन मिलता है। आगे लिख रखा है पुराने वैदिक साहित्य में वर्णित अनेकों पदार्थ और कथन आधुनिक विज्ञान की खोजों से मेल खाते हैं। जो पुराने वैदिक साहित्य में वर्णित अनेकों पदार्थ हैं और जो कथन कहे गए हैं पुराने वैदिक साहित्य में, वो आधुनिक विज्ञान की खोजों से मेल खाते हैं। यानी आधुनिक जो विज्ञान है उसमें जो खोजें हुई हैं उन खोजों के विषय में हमारे जो पुराने वैदिक साहित्य हैं, यानी ऋग्वेद, अथर्ववेद और ये जितने भी वेद हैं, उपनिषद हैं, उनके अंदर पहले से ही उन पदार्थों का जो बातें हैं कही गई हैं, पहले से कह दी गई और उनका इस्तेमाल भी होने लगा। लिख रखा है तांबे के बर्तन, लोहा, सोना, चांदी के आभूषण और टेराकोटा तश्तरियों तथा चित्रकारी किए हुए मिट्टी के सलेटी बर्तन उत्तर भारत के बहुत से पुरातत्व स्थलों से प्राप्त हुए हैं।
ध्यान से समझिए इस लाइन को। तांबे के बर्तन, लोहा, सोना, चांदी के आभूषण और टेराकोटा तश्तरियां। अब यहाँ पर एक शब्द आपको तकलीफ में ला सकता है, टेराकोटा तश्तरियां। टेराकोटा मतलब क्या होता है? टेराकोटा एक कला है, एक आर्ट है ना। किसकी आर्ट है ये? हस्तकला, यानी हस्तकला है ये, यानी हाथों से जब अपन कोई चीज बनाते हैं वो। तो इसमें क्या होता है कि जो लाल मिट्टी होती है उसको पकाकर सजावटी सामान बनाते हैं, तो वो जो कला कहलाती है वो क्या कहलाती है? टेराकोटा कहलाती है। तो टेराकोटा तश्तरियां भी मिली हैं हमारे को। अब आप पूछेंगे टेराकोटा आज वर्तमान में कहाँ चलती हैं? तो टेराकोटा सबसे ज्यादा राजस्थान में चलती हैं, है ना। राजस्थान में टेराकोटा जो कला है वो विस्तृत रूप से पाई जाती है। इसमें क्या होता है, जो लाल मिट्टी होती है उसको गर्म किया जाता है और इससे विभिन्न प्रकार की जो सजावटी वाली जो चीजें होती हैं, वस्तुएं होती हैं, वो बनाई जाती हैं। यानी आपसे पूछ लिया जाए कि भैया बताओ, खड़े हो, टेराकोटा मतलब क्या होता है? क्या पढ़ा आपने? टेराकोटा क्या है? तो आप बताएंगे सर टेराकोटा एक कला है जो वर्तमान में राजस्थान में पाई जाती है, जिसमें वर्तमान में राजस्थान में उपयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, लाल मिट्टी जो होती है उसको गर्म करके सजावटी वाला जो सामान होता है उसको बनाया जाता है। तो सर बोलेंगे वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार का जवाब देना आना चाहिए। चित्रकारी किए हुए मिट्टी के सलेटी बर्तन, यानी ऐसे बर्तन जिन पे चित्रकारी हो रखी है, जिसे अपन आज देखते हैं, वो पुराने भारत में पहले से पाए जाते हैं। प्राचीन भारत जो था उसमें पहले से पाए जाते थे। उत्तर भारत के बहुत से पुरातत्व स्थलों से प्राप्त हुए हैं। सुश्रुत संहिता में शार्कों का महत्व समझाया गया है। शार्क क्या होता है? सुश्रुत संहिता, यानी सुश्रुत द्वारा जो रचित ग्रंथ है जिसका नाम है सुश्रुत संहिता, उसमें शार्कों का महत्व समझाया गया है। शार्क क्या होते हैं? शार्क वास्तव में वह पदार्थ हैं जो अम्ल के साथ मिलकर लवण और जल बनाते हैं, ठीक है। जिस प्रकार से मैं यदि आपको क्या देना चाहूँ, एक उदाहरण देना चाहूँ, तो जिंक ऑक्साइड जो होता है वो H2SO4 अम्ल के साथ मिलकर जिंक सल्फेट बनाता है, ठीक है। इस प्रकार से चरक संहिता में पुरातन काल के उन भारतीयों का उल्लेख है जिन्हें सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और तांबे, टीन और जस्ते के ऑक्साइड, तांबे, जस्ते और लोहे के सल्फेट एवं सीसे तथा लोहे के कार्बोनेट बनाना आता था। बताइए, जो चीज अपन ने आज सीखी है आधुनिक काल में, वो चीज हमारे जो भारत के लोग थे, जैसे सुश्रुत थे और चरक थे, ये जो महान व्यक्ति ऋषि मुनि थे, इनको पहले से ही पता था। क्या क्या पता था? सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और तांबे, टीन और जस्ते के ऑक्साइड। यानी वो क्या करते थे, तांबे, टीन और ऑक्साइड क्या होता है, जब किसी धातु को ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराई जाती है ना, तो वो ऑक्साइड कहलाते हैं। वो जो पदार्थ अपन को प्राप्त होता है वो ऑक्साइड कहलाते हैं। तो 3 प्रकार की जो धातुएं थी, कौन कौन सी? तांबे, टीन और जस्ता। तांबा, टीन और जस्ता जो था, इनके साथ ऑक्सीजन को मिलाया गया। पुराने भारत में जो ऋषि मुनि थे, इन्होंने देखा कि तांबे को यदि ऑक्सीजन से मिलाते हैं तो एक ऑक्साइड प्राप्त होता है, जिसको अपन कहते हैं कॉपर ऑक्साइड। टीन ऑक्साइड और जस्ता ऑक्साइड ये बनते हैं। अम्ल के विषय में सल्फ्यूरिक अम्ल उन्होंने खोज लिया था, नाइट्रिक अम्ल खोज लिया था, ठीक है। आगे लिखा है तांबे, जस्ते और लोहे के सल्फेट, यानी जब धातु को, यानी धातु कौन सी? तांबा, जस्ता और लोहा। इन धातु को जब सल्फेट के साथ मिलाया जाता है, क्रिया कराई जाती है, तो एक अलग प्रकार का ऑक्साइड बनता है, जिसे अपन कहते हैं सल्फेट। सॉरी, ऑक्साइड नहीं, सल्फेट बनता है, तो सल्फाइड बनता है ना। सीसे तथा लोहे के कार्बोनेट बनता है। तो इस प्रकार से धातुओं को जब अपन कार्बन से मिलाते हैं तो ये चीजें बनती हैं। आगे लिख रखा है रसो उपनिषद में बारूद बनने का विवरण है। यानी अपना एक उपनिषद है जिसका नाम है रसो उपनिषद। तो उस उपनिषद में विवरण किसका दे रखा है? बारूद बनने का दे रखा है। तमिल साहित्य में भी गंधक, चारकोल, साल्टपीटर यानी पोटेशियम नाइट्रेट, पारा और कपूर के उपयोग से पटाखे बनने का विवरण है। यानी आप समझ सकते हैं आज जो चीजें रसायन विज्ञान से संभव है, जैसे बर्तन, मिट्टी के बर्तन बनना, प्लास्टिक के बर्तन बनना, ऐसे बर्तन जिन पर जंग नहीं लगती है, ठीक है, बर्तनों पर, मिट्टी के बर्तनों पर जो कला बनती है, चित्र बनते हैं, उनका बनना, और तमाम प्रकार के जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, उन सबको भारत में पहले से ही खोज लिया था। भारत में उन सबका पहले से ही क्या था, ज्ञान रखा हुआ था। और ये चीजें अपन को अपने उपनिषद जो हमारे को बताती हैं, जैसे रसो उपनिषद बताती है, तमिल साहित्य हमारे को बताता है, ये सारी बातें बताती है। तो आप समझ सकते हैं
विश्व के किसी भी देश से अपन यदि भारत की तुलना करें तो भारत अपना सर्वश्रेष्ठ कहलाता है, क्योंकि इसमें सारी चीजें पहले से पता थी। अपने भारत को देखकर ही जो लोग हैं आगे बढ़े हैं। आप समझ सकते हैं इस बात की गहराई को। आगे बढ़ेंगे, लिख रखा है नागार्जुन एक महान भारतीय वैज्ञानिक हुए हैं। आप सब जानते हैं नागार्जुन का नाम, जैसे आप सुश्रुत का नाम जानते हैं, चरक का नाम जानते हैं, नागार्जुन भी एक महान भारतीय वैज्ञानिक हुए हैं। वह एक विख्यात रासायनिक एल्केमिस्ट यानी मैंने आपको पहले भी बताया था, एल्केमिस्ट यानी कीमिया। स्टार्टिंग में अपन ने बात की थी कीमिया की। कीमिया यानी सोने और चांदी को बनाने की जो विधियां होती हैं वो कीमिया यानी एल्केमिस्ट कहलाता है। तो वो भी थे कौन? नागार्जुन। बताइए, नागार्जुन वह एक विख्यात रसायनज्ञ, वो एक रसायनज्ञ थे, एल्केमिस्ट थे और धातु विज्ञानी थे, यानी धातुओं का प्रयोग करना भी वो जानते थे, यानी धातुओं का कैसा उपयोग होता है वो भी जानते थे। उनकी रचना रस रत्नाकार, उनकी एक रसायन, जो नागार्जुन थे उन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है रस रत्नाकार। क्या नाम है? रस रत्नाकार। पारे के यौगिकों से संबंधित है। जो पारा होता है, पारा किसे कहते हैं? कौन बताएगा भाई? सबको पता होना चाहिए। पारा क्या होता है? मरकरी, है ना। जो पारा होता है क्या होता है? मरकरी। तो उसके संदर्भ में भी बताया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अपन। तो लिख रखा है उन्होंने धातुओं जैसे सोना, चांदी, टीन और तांबे के निष्कर्षण की भी विवेचना करी। 800 सीई के आसपास एक पुस्तक रसार नवम आई। कौन सी पुस्तक आई? रसार नवम आई। तो उसमें भी उन्होंने क्या करा? भाग लिया। उस पुस्तक को भी, उसके पुस्तक में भी बताया गया, यानी आप समझ सकते हैं 800 सीई। 800 सीई मतलब कितना पुराना समय है। 800 सीई के आसपास एक पुस्तक रसार नवम आई। इसमें विभिन्न प्रकार की भट्टियों, अवनों जो आज अपन देखते हैं, और क्रूसिबलों के अलग अलग उद्देश्यों के लिए उपयोग की विवेचना की गई है। मतलब इस पुस्तक में क्या बताया गया है? जो विभिन्न प्रकार की भट्टियां उस समय प्रयोग की जाती थी। भट्टियां आप समझ सकते हैं, भट्टियों का मतलब, भट्टियां किसे कहते हैं भैया? कौन बताएगा? भट्टियां ऐसी युक्ति जो वस्तु को गर्म करने के काम में आती है, वो क्या कहलाती है? भट्टियां कहलाती है। और यहाँ पर एक और लिखा हुआ है अवन। अवन मतलब जो आज अपन ओवन यूज करते हैं, माइक्रोवेव यूज करते हैं, वो भारत में 800 सीई में यूज किया जाता था, यानी बहुत पहले यूज किया जाता है। मतलब आज से तो 10-15 हजार पहले के जमाने में, यानी आज से लगभग 10,000 पूर्व। ठीक है। क्रूसिबल यानी ये शब्द आपको थोड़ा विचलित कर सकता है। क्रूसिबलों का मतलब होता है एक पात्र, है ना। क्रूसिबल एक पात्र होता है जो बहुत अधिक ताप सहन कर सकता है। इस क्रूसिबल का आज भी प्रयोग किया जाता है ना। बहुत सी जो वैज्ञानिक अपनी प्रयोगशालाएं होती है, प्रैक्टिकल लेबोरेटरी होती है, वहां पर भी क्रूसिबल जो होते हैं इनका प्रयोग किया जाता है। ये क्या करते हैं? बहुत 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 ज्यादा ताप जो होता है उसको भी सहन कर लेते हैं। ठीक है। इसमें उन विधियों का विवरण दिया है जिनसे ज्वाला के रंग से धातु को पहचाना जाता था। यानी जब किसी धातु को जलाया जाता है तो उसमें से एक ज्वाला उत्पन्न होती है, फ्लेम उत्पन्न होता है। तो उस फ्लेम से अपन जान सकते हैं, आज के समय में अपन जान सकते हैं कि यदि ऑरेंज रंग का फ्लेम उत्पन्न होता है यदि किसी धातु को जलाने से, तो वो उसका नाम क्या है ना। तो ये जो प्रक्रिया, ये जो प्रोसेस है, वो तो आज अपन को पता चला है, लेकिन इसका ज्ञान नागार्जुन ने सबसे पहले दे दिया था, यानी बहुत पहले ही दे दिया था। जिस समय अपन सोच भी नहीं सकते थे उस समय पहले ही दे दिया था। मतलब समझ सकते हैं भारत का जो इतिहास है वो कितना स्वर्णिम है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। लिख रखा है कर्कपाणी ने मर्क्यूरिक सल्फाइड की खोज की, है ना। साबुन की खोज का श्रेय भी उन्हीं को जाता है, यानी साबुन की खोज किसने करी? कर्कपाणी ने। जो आज अपन साबुन यूज करते हैं उस साबुन को पहले के जमाने वाले भी लोग यूज करते थे, भारत के लोग। ये किसकी देन थी? कर्कपाणी की देन थी। ठीक है, आगे लिख रखा है उन्होंने साबुन बनाने के लिए सरसों का तेल और कुछ क्षार उपयोग किए, है ना। उन्होंने किस प्रकार से कर्कपाणी उन्होंने साबुन किस प्रकार से बनाया? उन्होंने, उनकी एक विधि थी, पर्सनल विधि थी उनकी। उन्होंने क्या बनाया? सरसों का तेल लिया और कुछ क्षार लिया, उनको मिलाया और साबुन बना दिया। भारतीयों ने 18वीं शताब्दी सीई में साबुन बनाना प्रारंभ कर दिया था, और भारतीयों ने 18वीं शताब्दी सीई में
साबुन बनाना प्रारंभ कर दिया था। साबुन बनाने के लिए अरंड का तेल, महुआ के बीज और कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता था। मतलब समझिए आप बातों की गहराई को। यहाँ पर भारतीयों ने भी स्टार्ट कर दिया कार्य करना। अपन भारत के विषय में बात कर रहे हैं ये सारी की सारी, मतलब पहले के जमाने में भी आप समझ सकते हैं। आगे लिख रखा है, अजंता और एलोरा की दीवारों पर पाई गई चित्रकारी जो अनेकों वर्ष बाद भी नई जैसी लगती हैं, पुरातन भारत यानी पुराने भारत में विज्ञान का ज्ञान शिखर पर होना सिद्ध करती है। यानी आप समझ सकते हैं विज्ञान का जो शिखर है, विज्ञान का जो ज्ञान शिखर है उस पर प्रथम यानी सबसे ऊंचा जो है, इसको सिद्ध करती है कि भारत सबसे ऊंचा है। और इसका उदाहरण है अजंता एलोरा। आप कभी गए हो या आपने कभी देखा हो, पढ़ा हो अजंता एलोरा के विषय में, तो अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं उसके अंदर आप जाएंगे तो वहां पर अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं उसके आसपास यदि आप देखेंगे दीवारों पर चित्रकारी कर रखी है। और जो चित्रकारी बहुत पुराने वर्ष यानी 2-3 हजार साल पूर्व की गई थी वो आज भी नई जैसी लगती हैं। और यही एक कारण है कि ज्ञान का जो शिखर पर जो बैठा हुआ है वो भारत है, ये सिद्ध होता है। वराहमिहिर की बृहत संहिता जिसे 6ठी शताब्दी ईस्वी में लिखा गया था, एक प्रकार का विश्वकोश है। आप समझ सकते हैं आज अपन शब्दकोश देखते हैं यानी डिक्शनरी देखते हैं, ज्ञान कोश देखते हैं, विकिपीडिया देखते हैं, लेकिन विश्वकोश, आपको गर्व होगा अपने भारत के विषय में ये जानते हुए, वराहमिहिर की वृत्त संहिता यानी वराहमिहिर द्वारा जो रचित वृत्त संहिता थी जिसे 6ठी शताब्दी ईस्वी में लिखा गया था, एक प्रकार का विश्वकोश था। यानी विश्व की कोई सी भी समस्या, विश्व का कोई सा भी, यदि आपको रसायन विज्ञान के विषय में कोई जानकारी चाहिए तो वो विश्वकोश यानी वृत्त संहिता में लिखी थी। अब वृत्त संहिता थी उसमें किस प्रकार का ज्ञान था, उसमें दीवारों, छतों और घरों में, मंदिरों पर लगाए जाने वाले लसदार जो पदार्थ को बनाने की जानकारी थी। आपने देखा होगा अपने घरों में, छतों में कुछ लसदार पदार्थ डाले जाते हैं जिससे कि सीलन ना आए, और बहुत सी चीजें जो कि डाली जाती हैं ताकि ना अपना जो पानी जो होता है घर पर, मंदिरों पर जो मंदिर बनते हैं ऊपर से बारिश का पानी अंदर ना आ सके, तो वहां पर कुछ चीजें लगाई जाती है। जैसे फिक्सेट होता है, आज के समय में फिक्सेट होता है, लेकिन पुराने जमाने में जो अपने वराहमिहिर थे वृत्त संहिता में उन्होंने ये लसदार पदार्थ बनाने की विधि बता दी कि भैया ये चीज होती है, इसको आप यूज करो तो आपके घर पर ऐसे पानी नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। तो इस प्रकार से उन्होंने ज्ञान दिया। आगे लिखा है, इसे केवल पौधों, फलों, बीजों और छालों के रस से बनाया जाता था, जिन्हें उबालकर गाढ़ा करने के बाद उनमें कई प्रकार के रेजिन मिलाए जाते थे। यानी ये लसदार पदार्थ कैसे बनाया जाता था, उन्होंने सिर्फ इसको किस प्रकार से बनाया, पौधों से बनाया, फलों से बनाया, बीजों और छालों के रस से बनाया, तथा जिन्हें उबालकर गाढ़ा करने के बाद उनमें कई प्रकार के रेजिन मिलाए जाते थे। अब रेजिन मतलब क्या होता है, रेजिन आपको समझ में आता होगा, आपको ये वर्ड थोड़ा क्या कर रहा होगा, विचलित कर रहा होगा रेजिन, लेकिन इसका जब आप मतलब समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा। रेजिन आपने देखा होगा, आम जो होता है, आम का पेड़, आम के पेड़ पर गोंद जैसा कुछ होता है, पीला पीला, ठीक है, जो उसमें से निकलता है, तो वो जो पदार्थ होता है ना गोंद जैसा, वो जो द्रव होता है वो रेजिन कहलाता है। तो वो कई प्रकार के रेजिन भी मिलाते थे उसके अंदर, तब जाकर लसदार पदार्थ बनता था। ऐसे पदार्थों का वैज्ञानिक तरीके से परीक्षण करने के पश्चात उनकी उपयोगिता का आकलन करना रोचक होगा। यानी ऐसे पदार्थों का वैज्ञानिक तरीके से परीक्षण यानी एग्जामिन करना कि ऐसे पदार्थ बने कैसे, इनका ऐसा परीक्षण करना और उसके बाद उपयोगिता का आकलन करना, यानी इसका उपयोग कहाँ किया जा सकता है, ये बहुत रोचक होगा। ठीक है, आगे लिख रखा है अथर्ववेद। अभी अपन ने ऋग्वेद की बात करी, रस उपनिषद की बात करी, अब आता है अथर्ववेद। तो अथर्ववेद जैसे कई प्रतिष्ठित ग्रंथों में रंजकों का वर्णन है। रंजक मतलब क्या होती है, रंगने वाला। रंजक यानी होता है रंगने वाला, जिसको अपन इंग्लिश में कभी कभार डाइस कहते हैं। डाइस आप समझते हो ना, डाई कर ले भैया, तेरे बाल सफेद हो रहे हैं तो इनको काला करने के लिए डाई का प्रयोग कर लो, अपने व्हाइट बालों को काला कर लो, डाई लगा भाई तू, तो वो रंजक होता है, उसको क्या कहते हैं, रंजक कहते हैं। तो रंजक मतलब होता है रंगने वाला, जिनमें हल्दी, मदेर, सूरजमुखी, हरताल, करमीज और लाख शामिल हैं, यानी रंजकों को बनाने में। रंगने के गुण वाले कुछ अन्य पदार्थ जो उपयोग में आते थे वह थे कंपल, लसिका, पातंगा, जटुका। ये थोड़े पदार्थ के नाम है, जैसे आज अपन लॉरियल
है ना, गार्नियर, ये सारे नाम लेते हैं, गोदरेज। उसी प्रकार से उस समय यानी वो पदार्थ थे, उपयोग में लाए जाते थे। तो कंपल, लसिका, पातंका, जटुका, ये सारे नाम थे। वराहमिहिर की व्रत संहिता में इत्र तथा कांतिवर्धकों का भी उल्लेख है। कांतिवर्धक मैंने आपको समझाया, कॉस्मेटिक जो प्रोडक्ट होते हैं जैसे गार्नियर, है ना, लॉरियल, और ये सारे जो शैम्पू एम्पू कांतिवर्धक कहलाते हैं, कॉस्मेटिक कहलाते हैं, है ना। तो वराहमिहिर की व्रत संहिता में इत्र, इत्र आप समझे, डीओ, डीओ, आज जो डीओ का प्रचलन है वो हमारे वराहमिहिर के समय में भी वो प्रचलन था। केश रंगने का रंग बनाने के लिए पौधा, मैंने अभी आपको बताया, केश मतलब क्या था, बाल, तो बाल रंगने का रंग बनाने के लिए पौधा जैसे नील तथा खनिज जैसे लौह चूर्ण, काला लोहा या स्टील तथा चावल के खट्टे दलिये का अम्लीय सत्व उपयोग किया जाता था। अब यहाँ पर एक शब्द आ रहा है सत्व। सत्व मतलब कौन बताएगा मेरे को? सत्व मतलब होता है किसी पदार्थ से निकाला गया जो तत्व होता है वो क्या कहलाता है, सत्व कहलाता है। ध्यान से समझिए, सत्व मतलब क्या होता है, किसी पदार्थ से निकाला गया जो तत्व होता है वो सत्व कहलाता है। आगे लिख रखा है, गंध युक्ति में इत्र मुख सुवासित करने के द्रव, नहाने के पाउडर, सुगंध एवं टेल्कम पाउडर का उल्लेख है। यानी आप समझ सकते हैं, आपको आश्चर्य होगा और आश्चर्य के साथ साथ गौरव का अनुभव भी होगा कि भारत महान प्राचीन देश, वराहमिहिर जो हमारे विशेषज्ञ थे, जो ऋषि मुनि थे, उनके व्रत जो संहिता थी उसके अंदर आज की जो चीजें हैं जैसे गंध युक्त इत्र, मुख सुवासित यानी मुख को साफ करने वाला द्रव यानी जो फेस वॉश होता है वो, नहाने का पाउडर, सुगंध एवं टेल्कम पाउडर जो अपन नहाने के बाद जो पाउडर लगाते हैं वो सारी चीजों जो सारी वस्तुएं थी उनको बनाने की विधियां और वो कैसे बनती हैं वो सब कहाँ लिखी हुई थी, वराहमिहिर द्वारा रचित व्रत संहिता में लिखी थी। ठीक है, अगर आगे देखें लिख रखा है, भारत में इस अवधारणा का आगमन की द्रव्य अविभाज्य कणों से बना होता है। बीसीई की अंतिम सदी में दार्शनिक चिंतन के एक भाग की तरह हुआ। आपने 9th कक्षा में 10वीं कक्षा में देखा होगा कि जो पदार्थ होता है वो अविभाज्य कणों से बना होता है। अविभाज्य कण यानी ऐसे कणों से जिनको विभाज्य नहीं किया जा सकता, ऐसे कणों से बना होता है। लेकिन भारत में ये जो अवधारणा है जो आज अपन पढ़ते हैं कक्षा 9-10 में, वो अवधारणा भारत में बहुत पहले ही दे दी गई थी। और कब दे दी गई थी? भारत में इस अवधारणा का आगमन द्रव्य अविभाजित कणों से बना होता है बीसीई की अंतिम सदी में दार्शनिक चिंतन के एक भाग की तरह हुआ। ठीक है, दार्शनिक चिंतन यानी इन्होंने, दार्शनिक वो होते हैं जो सिर्फ दर्शन देखते हैं, दर्शन यानी सिर्फ उनके दिमाग में ऐसा आता है, दर्शन आता है यानी ड्रीम आते हैं उनको, है ना, दर्शन मतलब होता है ड्रीम आते हैं, वो सोचते हैं सिर्फ और कह देते हैं, तो वो होता है दर्शन चिंतन। ठीक है, वो होता है दार्शनिक चिंतन। तो उन्होंने एक भाग के रूप में उभरा, यानी इन्होंने कोई प्रमाण नहीं दिया, कोई सिद्ध नहीं करा, उन्होंने कोई प्रयोग नहीं करा, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करा, बस उन्होंने सिर्फ सोचा और उन्होंने कह दिया। तो वो सिर्फ यहाँ पर लिख रखा है बीसी की अंतिम सदी में दार्शनिक चिंतन के एक भाग की तरह हुआ। 600 बीसीई में जन्मे आचार्य कणाद, जिनका वास्तविक नाम कश्यप था, परमाणविक सिद्धांत के प्रस्तावक थे। यानी सबसे पहले दार्शनिक जिन्होंने द्रव्य अविभाज्य कणों से बना होता है जिसके बारे में बताया, वो कौन थे? आचार्य कणाद, जिनको आपने कक्षा 9 में भी मेरे ख्याल से पढ़ा होगा, कक्षा 10 में भी आपने पढ़ा होगा। सबसे पहले जब भी हम परमाणु के विषय में जब भी बात करते हैं तो महर्षि कणाद जो है, आचार्य कणाद जो हैं, जिनका वास्तविक नाम क्या था? कश्यप था, उनके विषय में हम बोलना नहीं भूलते। ठीक है, तो क्योंकि सबसे पहले उन्होंने ही बोला था, चाहे उन्होंने प्रयोग नहीं करा हो, उन्होंने कोई प्रयोग नहीं करा हो, लेकिन उन्होंने क्या करा? उन्होंने बताया हमारे को। जिस प्रकार से आज रामानुजन थे, है ना, रामानुजन ने बहुत सारे जो सवाल थे, आप जानते होंगे रामानुजन, यदि आप गणित के विद्यार्थी हैं तो उन्होंने बहुत सारे सवालों का बोला, उन्होंने बहुत सारे सवालों को कराया, उनको सिद्ध भी करा। लेकिन बहुत सारे सवाल ऐसे थे, ऐसे बहुत सारे थ्योरम्स ऐसी थी जिनको उन्होंने सिर्फ दिमाग में सॉल्व कर लिया और उनको सिर्फ बता दिया, और उनको सिद्ध करने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। और आज तक वो जो थ्योरम्स है उनको आज तक भी कोई सॉल्व नहीं कर पाया है, मतलब उन्होंने सिर्फ सोचा। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत थ्योरम्स है ना। जो हमारे
दार्शनिक थे महर्षि कणाद, उन्होंने भी सिर्फ एक दर्शन देखा और उन्होंने बताया, और वो दर्शन आज सिद्ध हो गया है ना। आज अपन देखते हैं कि जो पदार्थ है, जो ऑब्जेक्ट है, जो मैटर है, वो सही में अविभाज्य कणों से मिलकर बनता है, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। ठीक है, उन्होंने अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों के सिद्धांत का प्रतिपादन करा। उन्होंने अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों यानी ऐसे पदार्थ जो बहुत छोटे हैं और जिन्हें अधिक ज्यादा विभाज्य नहीं करा जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता, ऐसे सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। इन कणों को उन्होंने क्या कहा? परमाणु का, यानी सबसे पहले नाम भी महर्षि कणाद ने ही दिया था उन अविभाज्य कणों को, परमाणु, जिन्हें आज अपन क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। उन्होंने वैशेषिक सूत्र पुस्तक लिखी है ना, उन्होंने पुस्तक लिखी वैशेषिका सूत्र। उनके अनुसार सभी पदार्थ छोटी इकाइयों का समूह है जिन्हें परमाणु या एटम कहते हैं। यानी उस सूत्र में क्या था, उस वो जो पुस्तक थी उसमें क्या था कि जो सभी पदार्थ होते हैं, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो रेडियो हो, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो फोन हो, वो सभी जो पदार्थ होते हैं, सारे के सारे जो पदार्थ होते हैं, वो एक छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। यह अनादि अनंत अविभाज्य गोलाकार अति गुणग्राही तथा मूल अवस्था में गतिशील होते हैं। आप समझ सकते हैं, अगर आप यदि बहुत गहराई में जाकर देखेंगे इन शब्दों का, यदि मैं आपको मतलब बताऊं, यह अनादि अनंत है। अनादि अनंत यानी बहुत सारे हैं जिन्हें गिना नहीं जा सकता। अविभाज्य हैं यानी जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। गोलाकार है यानी गोल है। अति गुणग्राही है, गुणग्राही यानी बहुत ज्यादा ही गहराई में पाए जाते हैं। तथा मूल अवस्था में यानी इनकी जो मूल अवस्थाएं होती हैं वो गतिशील होती हैं। ये सारी बातें आज सिद्ध होती हैं। अगर आज की बातें देखें, यदि हम देखते हैं आज के विषय में, जो पदार्थ होता है आज की अवधारणा में, वर्तमान में पदार्थ जो होता है वो बहुत सारे कणों से मिलकर बना होता है और वो बहुत सारे होते हैं, वो गिने नहीं जा सकते। तो महर्षि कणाद की पहली बात कंप्लीट होती है, वो अनादि अनंत होते हैं। दूसरी बात, वो अविभाज्य होते हैं। तो परमाणु के विषय में भी आज कहा जाता है कि जो परमाणु होता है वो अविभाज्य होता है, उसको और नहीं तोड़ा जा सकता। ठीक है, और तो ये बात भी महर्षि कणाद की सत्य होती है। तीसरी बात, महर्षि कणाद ने कही गोलाकार। तो आज अपन देखते हैं जितने भी अपन परमाणु के चित्र देखते हैं वो गोलाकार रूप में ही पड़ते हैं। ठीक है, आगे अपन देखते हैं अति गुणग्राही यानी बहुत गहराई में पाए जाते हैं, है ना। गुणग्राही, अति गुणग्राही यानी बहुत डीपली में पाए जाते हैं। और मूल अवस्था के विषय में कहते हैं महर्षि कणाद, मूल अवस्था में गतिशील होते हैं। तो हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन जो कि परमाणु का एक भाग है, जिसका एक परमाणु का मूल अवस्था पर इलेक्ट्रॉन है जो कि गतिशील अवस्था में पाया जाता है। तो महर्षि कणाद ने ये सारी बातें सिर्फ सोची और उनको बता दिया। तो आप समझ सकते हैं आज के युग में ये बातें सिद्ध करके बताई गई और उन्होंने सिर्फ सोच दिया। आप इस चीज को ऐसे नहीं बोल सकते थे कि मन में आई, है ना, मन में आई और बग दी। नहीं, ऐसे नहीं बोल सकते आप, क्योंकि महर्षि कणाद आचार्य थे। आचार्य यानी सिखाने वाले थे। तो आप समझ सकते हैं कितने खतरनाक बुद्धि थी, मतलब खतरनाक तो नहीं, कितनी प्रवीण और कितनी उच्चतम बुद्धि थी उनकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महर्षि कणाद, उन्होंने स्पष्ट किया कि इस अकेली इकाई का बोध मनुष्य की किसी भी ज्ञानेंद्रिय द्वारा नहीं होता। देखिए, उन्होंने महर्षि कणाद ने बोला ये जो छोटी सी इकाई थी जिसे परमाणु कहते हैं, उसका जो बोध है यानी उसका जो पता है वो मनुष्य की किसी भी ज्ञानेंद्रिय द्वारा नहीं किया जा सकता, जो कि आज एग्जिस्ट में है ना। परमाणु को आप देख सकते हैं क्या? परमाणु को क्या महसूस कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। आप देख भी नहीं सकते, महसूस भी नहीं कर सकते। तो जो ज्ञानेंद्रिय हैं अपनी, उनके द्वारा भी उसको महसूस, उसका बोध नहीं हो सकता। कणाद ने यह भी बताया कि परमाणु अनेक प्रकार के होते हैं। कणाद ने यह भी बताया कि परमाणु बहुत से प्रकार के होते हैं, अनेक प्रकार के होते हैं, और पदार्थों के विभिन्न वर्गों के अनुसार इनमें भी भिन्नता होती है। देखिए, आपको अनुभव महसूस होगा, आपको गौरव महसूस होगा कि कणाद ने बताया कि जो परमाणु होते हैं वो अनेक प्रकार के होते हैं। पदार्थों के विभिन्न वर्गों के अनुसार, यानी पदार्थ कैसी कैटेगरी का है उसके विभिन्न वर्गों के अनुसार इनमें भी भिन्नता होती है। परमाणु में भी भिन्नता होती है। जैसे अपन देखते हैं गोल्ड होता है, तो गोल्ड में अलग तत्व, गोल्ड जो बनता है वो अलग अलग तत्वों से मिलकर बनता है, यानी एक ही प्रकार के तत्व से मिलकर गोल्ड बनता है। ठीक है, उसी प्रकार से तांबा है, वो तांबे के अंदर जो बनता है वो अलग परमाणु से मिलकर बनता है। अगर मैं कॉपर और
जो गोल्ड है, कॉपर और गोल्ड है, इन दोनों की तुलना करूं कि इन दोनों में जो परमाणु है क्या वो समान है या भिन्न है, तो आप क्या बोलेंगे, नहीं सर दोनों में ही भिन्न है। क्यों भिन्न है? क्योंकि कणाद ने कहा पदार्थों के विभिन्न वर्गों के अनुसार इनमें भी भिन्नता होती है, परमाणु में भी भिन्नता होती है। और आज ये सिद्ध होता है, ये रदरफोर्ड ने सिद्ध कर दिया, ये डाल्टन ने सिद्ध कर दिया कि विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ होते हैं वो अलग अलग, यानी विभिन्न प्रकार के पदार्थ विभिन्न प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं। कोई भी पदार्थ एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना नहीं होता है ना। उन्होंने कहा कि अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा रखा है 10th में केमिस्ट्री को, थोड़ा सा भी अगर अच्छी तरीके से पढ़ रखा है तो आपको ये बातें समझ में आ जाएगी। उन्होंने कहा, यानी कणाद ने कहा कि अन्य संयोजनों के अतिरिक्त 2 या 3 परमाणु भी संयोजित हो सकते हैं। बताइए, आज अपन ने देखा कि O2 जो होती है वो मिलकर O2 गैस बनाती है, यानी 2 परमाणु मिलकर बनते हैं। ठीक है, एसिड यानी सल्फर जो होती है, सल्फर गैस होती है तो वो भी बनती है। S8 जो होती है वो भी बनती है। जैसे आपको मैं लिखकर बताऊं, O2 जो है, O2 में 2 परमाणु होते हैं। S8 ये भी एक गैस है जिसका जो 8 सल्फर से मिलकर बनती है। तो इस प्रकार की जो मतलब परमाणुओं को संयोजन हो रहा है, तो यहाँ पर कह रहे हैं संयोजनों के अतिरिक्त 2 या 3 परमाणु भी संयोजित हो सकते हैं। उन्होंने इस सिद्धांत की अवधारणा जॉन डाल्टन 1766-1844 से लगभग 2500 वर्ष पूर्व दे दी थी। यानी ये सब बातें उन्होंने, जॉन डाल्टन ने जब इसकी खोज करी, उन्होंने खोज कब करी थी, 1766, है ना, तो उससे 2500 वर्ष पूर्व ही दे दी थी, बहुत पहले ही, मतलब समझ सकते हो 2500 वर्ष पूर्व, 2000 वर्ष पूर्व ही दे दी थी ये सारी बातें। और 2000 वर्ष पूर्व यानी 2000 वर्ष बाद जो जॉन डाल्टन थे उन्होंने इस बात को बताया। और ये बात बताया तो जॉन डाल्टन ने सिर्फ बताया, उन्होंने प्रयोग नहीं करा, प्रयोग रदरफोर्ड ने किया था आगे जाकर। ठीक है, आगे लिख रखा है चरक संहिता भारत का सबसे पुराना आयुर्वेद का ग्रंथ है। अपन जानते हैं चरक संहिता जो है भारत का सबसे पुराना आयुर्वेद का ग्रंथ है। इसमें रोगों के उपचार का विवरण किया जाता है, यानी रोगों का उपचार किस प्रकार से किया जाता है। यानी आपको जिस प्रकार से आज कैंसर जो एक बहुत खतरनाक बीमारी है जिसका जो उपचार है वो आज तक नहीं पाया जाता है। यानी यदि किसी व्यक्ति को कैंसर हो जाता है तो उसकी कोई भी दवा नहीं है। लेकिन हमारा जो चरक संहिता है, जो हमारे शंकराचार्य चरक संहिता आयुर्वेद जो है, इसके अंदर जो कैंसर है उसको मिटाने का जो तरीका है वो भी दे रखा है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो कणों के आकार को छोटा करने की संकल्पना की विवेचना चरक संहिता में स्पष्ट रूप से की गई है। कणों के आकार को अत्यधिक छोटा करने को नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं। यानी देखिए, नैनो टेक्नोलॉजी जो कि आज अपन देखते हैं, उन सारी बातों का विवरण हमारे को बहुत पूर्व ही पहले से ही भारत में इन सब बातों को लिख रखा है। चरक संहिता में धातुओं की भस्मों का उपयोग रोगों के उपचार में किए जाने का वर्णन है। यानी अपन देखते हैं जो धातुएं होती हैं जब उनको जलाया जाता है तो उनसे भस्म बनती है, यानी राख बनती है। अगर उस राख का यदि कोई रोग है, अगर उसका उपचार करने के लिए उस भस्म का उपयोग किया जाए, उसका यूज किया जाए, तो उसका भी वर्णन दे रखा है। यानी उस भस्म से भी रोगों का उपचार हो सकता है। अब यह सिद्ध हो चुका है कि भस्मों में धातुओं के नैनो कण होते हैं। यानी भस्म जो होते हैं उसमें धातु के नैनो कण होते हैं, ये सिद्ध हो चुका है ना। आप समझ रहे होंगे एक एक बात को। आगे लिख रखा है एल्केनी के क्षीण हो जाने के पश्चात, यानी हमने देखा था रसायन विज्ञान की जो शुरुआत हुई थी वो दो रसायन विज्ञान के क्षेत्रों से हुई थी। एक तो एल्केनी रसायन से और दूसरी हुई थी औषध रसायन से, अगर आपको याद होगा तो, है ना। तो एल्केनी रसायन में तो क्या था, जो सोना चांदी के जो पदार्थ थे उनको बनाने की विधि थी, और औषध रसायन जो दवाइयों से होता था। तो लिख रखा है एल्केनी के क्षीण हो जाने के पश्चात, यानी एल्केनी के कम हो जाने के बाद औषध रसायन स्थिर अवस्था में पहुंच गया, यानी औषध रसायन का उपयोग होने लगा। सबसे पहले रसायन विज्ञान की 2 शाखाएं थी, यानी 2 भाग थे, पहला एल्केनी रसायन और दूसरा औषध रसायन। धीरे धीरे क्या हुआ, एल्केनी रसायन कम होता गया, फिर उसके बाद औषध रसायन स्थिर होता गया। लोग औषध रसायन को मान्यता ज्यादा देने लग गए। फिर जैसे जैसे 20वीं शताब्दी आई और पाश्चात्य चिकित्सा शास्त्र आने लगा और उसका प्रचलन होने से
यह भी क्षीण हो गया, यानी औषध रसायन भी खत्म हो गया। और ये खत्म हो गया तो इस प्रगति रोधक काल में भी आयुर्वेद पर आधारित औषध उद्योग का अस्तित्व बना रहा, परंतु यह भी धीरे धीरे क्षीण होता गया। यानी रसायन विज्ञान के दो भाग, यानी रसायन विज्ञान जहां से शुरू हुई थी भारत में, दो भागों से स्टार्ट हुई थी। पहला कीमियम है ना, कीमिया रसायन विज्ञान, यानी जैसे अपन एल्कली रसायन कहते हैं और औषध रसायन कहते हैं। तो क्या हुआ, जैसे जैसे समय बढ़ता गया, क्या हुआ, एल्किनी जो रसायन था वो खत्म हुआ, फिर उसके बाद औषध रसायन खत्म हुआ और 20वीं शताब्दी आई। 20वीं शताब्दी में जो पाश्चात्य कल्चर था वो आया, तो उससे औषध रसायन भी खत्म हो गया। नई तकनीक सीखने और अपनाने में भारतीयों को 100 से 150 वर्ष का समय लगा, है ना। इससे क्या हुआ, जो भारतीयों की जो मूल तकनीक थी, जिनका वो आज बहुत वर्षों पहले से उपयोग में ला रहे थे, उनका प्रयोग करते थे वो, है ना, अब उनको उन्होंने एकदम छोड़ दिया क्योंकि पाश्चात्य कल्चर आ गया। जो पाश्चात्य वाले जो लोग थे, यानी वेस्टर्न कल्चर वाले लोग थे, वो कहते थे अरे तुम अभी तक ये पुराने तरीकों पे जीते हो क्या, है ना, तुम इतने पुराने तरीकों पे जीते हो। लेकिन मूल जो कारण था, मूल जो वजह थी, वो तो यही थी क्योंकि भारत में ही सारी चीजों की क्या हुई, पनपे, सारी चीजें जो पनपी। तो लिख रखा है, तो उस पाश्चात्य कल्चर को अपनाने के कारण उन्होंने अपना जो कल्चर था वो तो त्याग दिया, और उनको जो पाश्चात्य कल्चर था उसको सीखने में कितना वर्ष लगा, 100 से 150 वर्ष लगा। इस समय बाहरी उत्पाद देश में प्रवेश कर गए, यानी आपने देखा था कि भारत को जो अंग्रेजों के द्वारा प्रताड़ना दी गई, परिणाम स्वरूप देशज पारंपरिक तकनीकें धीरे धीरे कम होती गई। देशज पारंपरिक तकनीकें यानी जो भारत देश की जो पारंपरिक तकनीकें थी वो कम होती गई धीरे धीरे, और भारतीय पटल पर आधुनिक विज्ञान 19वीं शताब्दी के अंतिम भाग में उभरा। यानी भारतीय पटल पर आधुनिक विज्ञान 19वीं शताब्दी के अंतिम भाग में उभरा, यानी 19वीं शताब्दी तक हमारा जो पूरा विज्ञान था, जो हमारी इतनी बड़ी जर्नी थी जो अपन अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, वो सब खत्म हो गई। आगे लिख रखा है, 19वीं शताब्दी के मध्य तक यूरोपीय वैज्ञानिक भारत में आने लगे तथा आधुनिक रसायन का विकास होने लगा। आप समझ सकते हैं, 19वीं शताब्दी के मध्य तक यूरोपीय वैज्ञानिक जो थे भारत में आने लगे तथा आधुनिक रसायन का विज्ञान होने लगा। लिख रखा है, उपरोक्त वर्णन से आपने जाना कि रसायन द्रव्य के संगठन, संरचना, गुणधर्म तथा परस्पर क्रिया से संबंधित है। यानी अपन ने जितने भी बातें अभी समझी, उसमें आप यदि रसायन को समझना चाहें, रसायन विज्ञान को समझना चाहें, तो मोटे मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि द्रव्य के संगठन यानी द्रव्य को जोड़ना, उसकी संरचना, द्रव्यों की यानी पदार्थों की संरचना, और गुणधर्म परस्पर क्रिया से संबंधित है। पदार्थ के मौलिक अवयवों, परमाणुओं तथा अणुओं के माध्यम से अच्छी प्रकार से समझा जा सकता है। इसे हम पदार्थ के मौलिक अवयवों जैसे परमाणु तथा अणुओं के माध्यम से अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। यही कारण है कि रसायन विज्ञान परमाणुओं तथा अणुओं का विज्ञान कहलाता है। जिस प्रकार से हॉफमैन ने स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, कहा था, क्या हम इन कणों यानी जो परमाणु एवं अणु को देख सकते हैं, उनका भार माप, उनका जो भार होता है वो कितने भार के होते हैं, उनको माप सकते हैं, उनकी उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं। क्या किसी पदार्थ के निश्चित मात्रा में परमाणुओं और अणुओं की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। यानी एक पदार्थ है, मान लीजिए एलईडी है मेरे पास, अब उसमें अपन जान सकते हैं कि भैया उसमें परमाणु कितने हैं, अणु कितने हैं, उनकी संख्या जान सकते हैं। और क्या हम इन कणों की संख्या एवं उनके द्रव्यमान के मध्य मात्रात्मक संबंध प्राप्त कर सकते हैं, यानी कितनी मात्रा है। इस एकक में हम ऐसे ही कुछ प्रश्नों के उत्तर जानेंगे, यानी ऐसे ही हम बातों को, इन जो प्रश्न अपन ने अभी देखे उन सब का हल देखेंगे। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर यह भी वर्णन करेंगे कि किसी पदार्थ के भौतिक गुणों को उपयुक्त इकाइयों की सहायता से मात्रात्मक रूप से किस प्रकार दर्शाया जा सकता है। ठीक है, समझ में आया होगा आज का लेक्चर आपको। अब आज अपन ने क्या कंप्लीट करा, रसायन विज्ञान का महत्व समझा, भारत में रसायन विज्ञान को समझा कि भारत में रसायन विज्ञान का जो कहानी थी, इतिहास था, वो किस प्रकार था। आप समझ सकते हैं आधुनिक काल में, आधुनिक समय में जो भी चीजें रसायन विज्ञान के संदर्भ में कही जाती हैं, बताई जाती हैं, जितनी भी चीजें हैं, उन सब को पहले ही भारत के ग्रंथों में लिख दिया गया है, और उनका उपयोग जो आज अपन उपयोग करते हैं वो ही उपयोग हमारे पूर्वज भी अपन से अच्छे तरीके से करते थे।
ठीक है, और बहुत ही शुद्ध तरीके से करते थे। आज तो फिर भी अपन बहुत सी चीजों में फंस जाते हैं, अपन देखते हैं आर्टिफिशियल चीजें देखते हैं, बहुत सी चीजों में फंस जाते हैं, लेकिन हमारा प्राकृतिक रूप से जो उपयोग था वो हमारे भारत के प्राचीनतम पुरातन जो भारत था उसमें उपयोग होता था। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।